जब छोटू को जादुई आत्माई लिक्विड के बारे में पता चला तो उसके जहन में एक सवाल आया। भैया, वो कौन से तिलिस्मी जानवर हैं जो इस जादुई लिक्विड की रक्षा कर रहे हैं? इस पर ध्रुव ने उसे बताना शुरू किया। छोटू, इस 40,000 तिलिस्मी जानवर पहाड़ी का एक राजा है। वो राजा असल में एक तिलिस्मी सुनहरा प्रेत उल्लू है और उसकी शक्तियां शुरुआती परम जीव जितनी होंगी। उसके लिए काम करने वाले बहुत से तिलिस्मी जानवर हैं, जिनमें सबसे ताकतवर उस राजा के पसंदीदा साथी हैं, जो शायद 9वें पड़ाव के निर्वाण जितने ताकतवर होंगे। उसकी इस बात पर छोटू ने अचानक उससे सवाल किया, सुनहरा प्रेत उल्लू, शुरुआती परम जीव रैंक? लेकिन भैया, आप तो किसी महारथी परम जीव जितने ताकतवर है ना, फिर आपके लिए इससे निपटना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? वहीं छोटू के सवाल पर ध्रुव शौर्य ने आवाज में हल्की मजबूरी के साथ कहा, मैंने तुझे कहा था ना कि इसके पास बहुत ही खास तकनीकें हैं। वो उल्लू फिलहाल आदमी बनकर घूम रहा है, जिस वजह से वो एक बेहद खतरनाक उल्लू तकनीक इस्तेमाल कर पा रहा है। ध्रुव ने छोटू से इतना कहा ही था कि अचानक छोटू के पास खड़ी जरीना ने कुछ समझते हुए कहा, सुनहरा प्रेत उल्लू इंसान बनकर घूम रहा है, कहीं उसकी वो खतरनाक तकनीक प्राचीन उल्लू की तरंग तकनीक तो नहीं है? जरीना की बात सुनकर ध्रुव गौर से उसे देखने लगा। जाहिर सी बात थी कि उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि जरीना असल में इतनी ज्यादा समझदार होगी कि सिर्फ उस उल्लू के बारे में सुनकर उस तकनीक का भी पता लगा ले। वहीं उसकी बात पर ध्रुव ने हामी भरते हुए कहा, इसने बिल्कुल ठीक कहा। इस सुनहरे प्रेत उल्लू ने अपना काफी वक्त और मेहनत लगाकर 10,000 से भी ज्यादा ऐसे उल्लू तैयार किए हैं जो एक साथ मिलकर एक बेहद खतरनाक हमला करते हैं। यह हमला आवाज का हमला होता है छोटू, जिसे कहा जाता है प्राचीन उल्लू की तरंग तकनीक। ये तकनीक बहुत ताकतवर है छोटू, और इसके सामने मैं भी कुछ नहीं कर पाता। जब छोटू ने सुना कि 10,000 उल्लू एक साथ मिलकर वो हमला करते थे तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगी। वाकई इतनी बड़ी तादाद इकट्ठा करने के लिए उस सुनहरे प्रेत उल्लू को काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, तभी तो वो इस 40,000 तिलिस्मी जानवरों की पहाड़ी का राजा बनने में कामयाब हुआ था। इतने में ध्रुव ने छोटू को आगे बताया, निंजा उनके इलाके के आसपास ही ट्रेनिंग कर रहा था। जब मैं बुजुर्ग से मिलने गया था तब अचानक से उन लोगों के आवाज का हमला शांत हो गया जिससे वो अपने इलाके की रक्षा करते थे। तब गलती से निंजा उनके इलाके में घुस गया और गहराई में जाने पर इसे वहां जादुई आत्माई लिक्विड दिख गया। पर निंजा को उस लिक्विड के पास जाते हुए सुनहरे प्रेत उल्लू ने देख लिया था, और वो उल्लू बहुत ही ज्यादा खूंखार है। एक तो उसकी खुद की ताकत निंजा से ज्यादा है, ऊपर से वो अपने बहुत से साथी भी साथ ले आया और निंजा पर खतरनाक हमला करने लगा। बेचारे निंजा की काफी हड्डियां टूट गई थीं। वो तो अगर ऐन वक्त पर मैं इसे बचाने के लिए वहां नहीं जाता तो शायद वो निंजा को जिंदा छोड़ते ही नहीं। ये कहते वक्त ध्रुव की आंखों में एक अजीब नाराजगी दिख रही थी, जैसे वो निंजा को मारने वालों से बदला लेना चाह रहा हो। इतने में निंजा मुस्कुराते हुए छोटू की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखों में भी वैसी ही आग जलने लगी थी। इतने में ध्रुव ने छोटू की तरफ देख कर कहा, तो बता छोटू, अब क्या करना चाहता है? इस पर छोटू ने आंखों में बेरहमी के साथ अपने दांत पीसते हुए कहा, यह भी कोई सवाल हुआ भैया, हमें इस पहाड़ी को दुश्मनों के खून से रंग देना है। इसके साथ ही छोटू के शरीर से एक बेहद खतरनाक शक्ति निकलने लगी और उसके चेहरे पर झलकते खूंखार इरादे को देखकर जरीना के चेहरे पर भी हैरानी नजर आने लगी। वो देख रही थी कि इस वक्त छोटू विहान से भी ज्यादा खूंखार लग रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर ध्रुव शौर्य ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी शक्तियां निकालते हुए कहा, तेरे मुंह से ये बात सुनने को तरस गया था मैं। इतने में निंजा भी दोनों के साथ आकर खड़ा हो गया और दूर उस दिशा में देखने लगा जहां जादुई आत्माई लिक्विड था। इन तीनों को आसपास खड़े होते देख जरीना ने मुस्कुरा कर कहा, वाकई तुम तीनों भाई लगते हो। खैर, प्राचीन उल्लू की तरंग तकनीक को तुम लोग मुझ पर छोड़ देना। ये कहते हुए जरीना ने तुरंत अपने पास से एक लाल रंग की वीणा बाहर निकाली, जिसमें छुपी हुई शक्तियां महसूस कर ध्रुव शौर्य भी थोड़ा हैरान हुआ। छोटू ने भी महसूस किया कि अब जो कि सब तैयार हो गए थे दुश्मनों से बदला लेने के लिए और खजाना हासिल करने के लिए, तो उसने सभी को इशारा करते हुए कहा, अब जो कि सभी तैयार हैं तो इंतजार किस बात का, चलिए चलते हैं उनके इलाके में। उसके इतना कहते ही चारों परछाइयों में बदलकर उस जगह से दूर जाने लगे। वो सभी दुश्मनों के इलाके की तरफ बढ़ने लगे जो पहाड़ के शिखर के पास बना था। इस दौरान चारों के शरीर से खतरनाक शक्तियां निकलती जा रही थीं ताकि कोई भी तिलिस्मी जानवर उनके रास्ते में आने की गलती ना करे। जब छोटू और उसके साथी पहाड़ के शिखर की तरफ बढ़ने लगे, उस दौरान पहाड़ की दूसरी तरफ से भी 3 परछाइयां तेजी से आगे बढ़ते हुए उस हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। इन तीनों में जो सबसे आगे था वो भूरे रंग के कपड़े पहना एक बूढ़ा आदमी था, जिसके बाल काफी लंबे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर था और देखने से ही वो बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा था। इस बुजुर्ग आदमी के पीछे 2 जवान लड़के थे जिनका गुरूर उस बूढ़े आदमी से भी ज्यादा लग रहा था, लेकिन वो बात अलग थी कि उनकी शक्तियां बुजुर्ग के मुकाबले कुछ नहीं थी।
उनके सीने पर काले रंग का सूरज बना हुआ था और साथ ही काले और सफेद निशान उस सूरज के पास थे। इससे साफ हो गया था कि वो लोग पूर्वी हिस्से के सबसे ताकतवर महान दल मीरांश दल के योद्धा थे। सबसे खास बात यह थी कि उनके कपड़ों पर सुनहरी लकीरें बनी हुई थी जो उस दल के हर योद्धा के कपड़े पर नहीं होती थी। और अगर कोई मीरांश दल वाला इन लकीरों को देखता तो वो समझ जाता कि ये सिर्फ उस महान दल के 8 हिस्सों के सबसे खास योद्धाओं के कपड़ों में होती थी। जो 2 लड़के इस वक्त बुजुर्ग के पीछे थे वो भी इन 8 हिस्सों में से 2 के सबसे ताकतवर योद्धा थे, जिन्हें दल में सेनापति कहा जाता था। जिस दिशा में वो लोग आगे बढ़ रहे थे वो उस जादुई लिक्विड की ही दिशा थी। देखा जाए तो जिस शिखर पर सुनहरे प्रेत उल्लू का इलाका था वो 40,000 तिलिस्मी जानवरों के पहाड़ के सबसे गहरे हिस्से में था। उस जगह पर अजीबोगरीब काले रंग के पेड़ उगाए गए थे जिन्हें आवाज पेड़ कहा जाता था। ये आवाज पेड़ किसी की भी आवाज को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते थे। वहीं उस जगह पर एक बड़ी सी हवेली थी जो गहरे लाल रंग की थी। उस पर लगी लाल रेत सूखे हुए खून जैसी दिखती थी, जिस वजह से वो इमारत बहुत ही खतरनाक लगती थी। उस हवेली के अंदर फिलहाल एक सुनहरी चमड़ी वाला आदमी हड्डियों के बने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उस आदमी की आंखें और मुंह किसी इंसान के लिए काफी अजीब थे और वो देखने में बड़ा ही खूंखार लग रहा था। इतने में उस आदमी ने सामने खड़े 2 लोगों से पूछा, तरंग तकनीक हर जगह काम कर रही है ना? कहीं फिर से तुम लोगों से कोई चूक तो नहीं हो गई? इस पर उसके सामने खड़े दोनों में से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, जनाब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमने उल्लुओं को भेज दिया है और वो फिलहाल उस तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर इस बार कहीं पर भी वो तकनीक किसी घुसपैठिए की वजह से नाकाम होती है तो हमें इस बात का तुरंत पता चल जाएगा और हम वहां जाकर घुसपैठिए को खत्म कर देंगे। वैसे जनाब, क्या सच में वो जवान लड़का इतना ज्यादा खतरनाक है? हम लोगों को उससे बचने के लिए इस तकनीक को इस्तेमाल करने वाले और ज्यादा उल्लू बुलाने पड़े हैं। ऐसा तो हमने इससे पहले कभी नहीं किया था। यह सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने जवाब दिया, वो लड़का भले ही देखने में जवान लगता है लेकिन वो है बहुत ज्यादा ताकतवर। जब मैंने उसके शरीर की शक्तियों को महसूस किया था तब मुझे समझ में आया कि वो महारथी परमजीव रैंक पर है। अगर वाकई हम लोगों के पास प्राचीन उल्लू की तरंग तकनीक नहीं होती तो शायद मैं भी उस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इतने में सामने खड़े दूसरे आदमी ने चेहरे पर बेरहमी के साथ कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस बड़े से लड़के को उस दिन ही अपाहिज बना देता, तब तो हमें ऐसी मुश्किलों का सामना करना ही नहीं पड़ता। जनाब, हम लोग तब से अब तक छुप कर बैठे हैं जो मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। क्या हमें आगे भी इसी तरह इस जगह पर कैद रहना होगा उस जवान लड़के के डर से? इस पर सिंहासन पर बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र मत करो साथियों, मेरे और मीरांश दल के बीच पहले थोड़ी दोस्ती रही है, इसलिए मैंने उस दल तक संदेशा भिजवाकर मदद के लिए एक बुजुर्ग को बुलवा लिया है। एक बार वो यहां आ जाए तब तो वो जवान लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर दोनों आदमियों ने चैन की सांस ली और वो आगे कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उस हवेली के बाहर एक तेज आवाज सुनाई पड़ी। इस आवाज को सुनते ही तीनों के चेहरों का रंग बदलने लगा और सिंहासन पर बैठा आदमी तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। ऐसा करते हुए वो अगले ही पल उस हवेली से बाहर जाने लगा, जिसे देखकर बाकी दोनों भी उसके पीछे जाने लगे। बाहर आकर तीनों ने देखा कि शिखर के पास 4 लोग हवा में तैर रहे थे, जिसमें से ध्रुव शौर्य की तरफ देखकर वो अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया, तुम फिर यहाँ आ गए? आखिर तुम मुझे अकेले छोड़ क्यों नहीं देते हो? उसकी गरजती हुई आवाज से उस इलाके में मौजूद उस आदमी के सभी साथी एक के बाद एक उसके पास आने लगे। कुछ ही पलों में हवेली के सामने की जगह पूरी तरह ताकतवर तिलिस्मी जानवरों से भर गई थी, जिन्हें देखते हुए हवा में तैरते छोटू ने कहा, मानना पड़ेगा इस उल्लू की फौज है तो बहुत ताकतवर। वो महसूस कर पा रहा था कि तिलिस्मी जानवरों के शरीर में बेहद खतरनाक शक्तियां थी। बल्कि जब छोटू ने दोनों तरफ उल्लू देखे तो वो समझ गया कि ये वही उल्लू की तरंग तकनीक वाले उल्लू थे। इतने में ध्रुव शौर्य ने चेहरे पर हल्की बेरहमी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, तूने मेरे भाई को जख्मी किया और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगा? सुनहरे प्रेत उल्लू, अगर तुझे मुझसे बचना है तो खुद ही अपने इन दोनों चमचों को मार डाल, तब शायद मैं इस मामले के बारे में भूल सकता हूं। इस पर उस सुनहरे उल्लू के पीछे खड़े दोनों के चेहरों पर नाराजगी दिखने लगी। तभी उस सुनहरे उल्लू ने ध्रुव से कहा, क्या तुमने मुझे कोई बेवकूफ समझ कर रखा है जो मैं तुम्हारी बात मानूंगा? वहीं उसकी बात पर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अब इसमें समझने की क्या बात है ही तू बेवकूफ। ध्रुव की इस बात ने उस सुनहरे उल्लू को आग बबूला कर दिया, जिसके चलते उसने चिल्ला कर कहा, बहुत तेज जबान है तेरी लड़के, रुक जा। एक बार मैं अपने उल्लुओं की मदद से प्राचीन उल्लू की तरंग तकनीक यहां भी इस्तेमाल कर लूं, फिर देखता हूं कि तू कैसे इतनी बकबक करता है। याद नहीं है
पिछली बार किस तरह जान बचाकर भागा था तू इस तकनीक से। वो आदमी जानता था कि उसकी मौजूदा शक्तियां ध्रुव शौर्य से कमजोर थी, इसलिए वो अकेले उसका सामना नहीं कर पाता। उसने तुरंत अपना हाथ लहराया, जिसे देखकर आसपास मौजूद सभी उल्लू उड़कर काले आवाज पेड़ों के पास चले गए। देखते ही देखते पूरा इलाका ऐसे खतरनाक उल्लुओं से भर गया, जिन्होंने एक के बाद एक तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन उल्लुओं की वो चीखती आवाज पेड़ों की मदद से लगातार बढ़ती गई और देखते ही देखते पूरा इलाका उस अजीब सी चुभने वाली आवाज से भर गया। इन उल्लुओं के ऐसा करने पर पहाड़ के बाकी हिस्सों में भी वैसी ही अजीबोगरीब चीखें गूंजने लगी, जिन्हें सुनकर ही किसी का सिर चकराने लगता। इस दौरान छोटू और उसके साथियों ने महसूस किया कि वो आवाज किस तरह उनके शरीर में बहती शक्तियों की रफ्तार धीमी कर रही थी और बेहद ताकतवर थी। बल्कि कुछ पलों में शायद वो उनके कान तक फाड़ने में कामयाब हो जाती। अगर वो आवाज एक उल्लू निकाल रहा होता तो उससे निपटना मुश्किल नहीं होता, लेकिन यहाँ ना जाने कितने हजारों उल्लू एक साथ ये पैनी आवाज निकाल रहे थे। जब ध्रुव शौर्य ने इस आवाज को सुना तो वो हड़बड़ा कर पीछे हटने लगा। वहीं उसे इस तरह पीछे हटते देख सुनहरे उल्लू ने गुरूर भरी हंसी के साथ कहा, हमें तो लगा था कि इस बार शायद तुम कुछ तैयारी करके आए होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ सिर्फ अपनी बेवकूफी दिखाने आए हो। जिस दौरान वो लोग हंस रहे थे, उतने में छोटू के साथियों में से एक लड़की लाल रंग की वीणा लेकर आगे आने लगी। वो लड़की सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थी और उसकी चमकती आंखें देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। जाहिर सी बात थी कि वो सभी वहशी खूंखार दरिंदे थे, जिन्होंने जैसे ही इतनी खूबसूरत लड़की को वहां देखा तो सभी की लाल टपकने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि जरीना को लेकर वहां के दरिंदे बहुत सी अश्लील बातें भी करने लगे। ये बातें सुनकर छोटू के चेहरे की नाराजगी लगातार बढ़ती गई और वो एक एक करके देखने लगा कि किस किस ने वो बातें कही थी। जिस दौरान छोटू नाराज हो रहा था, उस वक्त जरीना तो बिल्कुल शांत थी। वो धीरे से अपना हाथ उस वीणा पर फेरने लगी और उसने अगले ही पल वीणा बजाना शुरू कर दिया। उस वीणा में से एक ऐसी मीठी आवाज निकल रही थी जो धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी। उस आवाज को सुनकर तिलस्मी जानवरों की हंसी थमने लगी, बल्कि खुद सुनहरे प्रेत उल्लू के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा खतरा महसूस हो रहा था, जो उस लाल रंग की वीणा की वजह से था। देखते ही देखते वीणा से निकलता सुरीला संगीत चारों ओर फैल गया, जिससे उल्लुओं की चुभने वाली आवाज धीमी होने लगी। ये देखकर सुनहरे प्रेत उल्लू ने चिल्लाते हुए कहा, ये तो एक अनंत खजाना है। उसकी बात पर जरीना ने हंसते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन अफसोस कि इस सही जवाब देने का तुम्हें कोई इनाम नहीं बल्कि सजा मिलने वाली है। कुछ ही पलों में चारों तरफ से होता शोर एक अजीब सी खामोशी में बदलने लगा, क्योंकि वीणा से निकलती संगीत की शक्तियां चुभने वाले शोर को खत्म करती जा रही थी। फिर कुछ ही देर में एक तेज धमाका सुनाई पड़ा, जिसमें वहां मौजूद बहुत से उल्लू तबाह हो गए। उनके तबाह होने के साथ ही जो उल्लू तरंग तकनीक ध्रुव शौर्य को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वो भी नाकाम हो गई। ये खौफनाक नजारा देखते ही सुनहरा प्रेत उल्लू और उसके साथी, जो कुछ पलों पहले हंस रहे थे, इस वक्त डर के मारे कांपने लगे। छोटू लगातार उस अनंत खजाने की ताकत को देखकर हैरान होता रहा, जिसकी मदद से शायद जरीना मुकाबले में खुद छोटू से भी जीतने में कामयाब हो जाती। वहीं अपना काम बखूबी पूरा करने के बाद जरीना ने वो दैव्य वीणा बजाना बंद किया और मुस्कुराकर छोटू और उसके दोनों साथियों की तरफ देखकर कहा, मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम्हारी बारी। ध्रुव, अगर अब तुमने उन लोगों को जान से नहीं मारा ना, जिन्होंने अनाप शनाप बातें कही थी, तो मैं इस बारे में पिताजी और नीरजा दीदी को बता दूंगी। फिर तुम उनसे कैसे निपटोगे ये तुम ही जानो, इसलिए जाओ और खत्म कर दो इन बदतमीजों को। उसकी बातें सुनकर छोटू दंग रह गया, लेकिन एक पल बाद उसने खूंखार इरादे के साथ अपने दांत पीसते हुए तिलिस्मी जानवरों की तरफ देखना शुरू किया। तो क्या होगा जब टकराएंगे छोटू और उसके साथी ताकतवर सुनहरे प्रेत उल्लू से, और क्या मीरांश दल की मदद के बावजूद छोटू उस उल्लू से निंजा का बदला ले पाएगा? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवंश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। जिस दौरान छोटू थोड़ा हैरान था, उस वक्त ध्रुव शौर्य ने हमला करने का इशारा किया और एक झटके में उसके शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकलने लगी। उसकी शक्तियां पूरे इलाके में फैलने लगी थी, जिसे देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। तभी ध्रुव ने अपनी नजर सुनहरे उल्लू और उसके साथियों की तरफ करते हुए कहा, अब देखता हूं कि तुम्हारी हंसी कहां से निकलती है। जाहिर सी बात थी कि इतने वक्त से ध्रुव शौर्य सुनहरे उल्लू की उस तरंग तकनीक से परेशान था। इस परेशानी ने उसे बहुत ज्यादा नाराज भी कर दिया था, लेकिन अब जो कि वो तकनीक नाकाम कर दी गई थी, इसलिए ध्रुव का गुस्सा एक झटके में किसी ज्वालामुखी की तरह फूट गया। ध्रुव शौर्य के हाथों से निकलती काले रंग की शक्तियों ने कुछ तिलस्मी जानवरों को एक झटके में खत्म कर दिया, जिसके बाद वो शक्तियां खौफ से भरे चेहरे वाले सुनहरे उल्लू की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा करते हुए ध्रुव शौर्य ने अजीबोगरीब हंसी के साथ कहा, सुनहरे उल्लू अब कहाँ छुपेगा? इसके तुरंत बाद ध्रुव शौर्य अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल वो सुनहरे उल्लू के ठीक सामने दिखने लगा। वहीं ध्रुव शौर्य के इस तरह अपने सामने आने पर
सुनहरा उल्लू हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगा। आखिर उसकी शक्तियां ध्रुव से काफी कमजोर जो थी, अब जो कि तरंग तकनीक उसकी मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए सुनहरा उल्लू ध्रुव के सामने टिकी नहीं पाता। सबसे खतरनाक बात यह थी कि फिलहाल छोटू और बाकियों की वजह से सुनहरे उल्लू के पास भागने तक का कोई रास्ता नहीं बचा था। जो इकलौती चीज वो कर सकता था वो ये थी कि मीरांश दल के ताकतवर लोगों के आने तक कैसे भी करके बच सके। जिस दौरान ध्रुव शौर्य ने हमला कर दिया था, उस वक्त निंजा भी जोरदार दहाड़ के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगा और आसपास मौजूद तिलस्मी जानवरों को खत्म करता हुआ नजर आया। उसकी खून जैसी लाल खूंखार आंखें उस इलाके में तबाही मचाने के लिए तैयार थीं। जाहिर सी बात थी कि वो अपने जख्मों का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जब छोटू ने दोनों को हमला करते हुए देखा तो उसने भी बेझिझक अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकाली और पास ही खड़ी जरीना को देखकर कहा, जरीना संभल कर रहना। इतना कहकर उसके हरे ड्रैगन के पंख फड़फड़ाने लगे और वो हरे रंग की परछाई में बदलकर तेजी से ध्रुव और निंजा की मदद करने लगा। छोटू फिलहाल शिखर पर एक रोशनी में बदलकर मंडरा रहा था और उसके हाथों में काले रंग का एक बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा था। उस पेड़ का इस्तेमाल कर वो रास्ते में आते हर तिलस्मी जानवर को खत्म करता जा रहा था। उसे अच्छी तरह से याद था कि कौन लोग जरीना को लेकर अश्लील बातें कर रहे थे, जिसका बदला लेने के लिए छोटू ने सबसे पहले इन लोगों को ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जहां वो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे तो वहीं अब दर्द के मारे कराहते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस पूरे इलाके में सिर्फ सुनहरा उल्लू और उसके दोनों साथी ही थे जो किसी से मुकाबला करने के काबिल थे। बाकी लोग तो सिर्फ भीड़ थे, इसलिए छोटू और निंजा शिकारियों की तरह पूरा इलाका खाली करते गए। छोटू ने एक और तिलस्मी जानवर को ठिकाने लगाया कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी मुट्ठी में हरे रंग की शक्तियां भरते हुए पीछे की तरफ हमला कर दिया। तभी छोटू की तरफ तेजी से आता एक मुक्का छोटू के मुक्के से टकराया, जिससे एक तेज आवाज निकली। दोनों के टकराने पर शक्तियों की खतरनाक लहर निकली जो आसपास फैलती हुई नजर आने लगी। इस झटके से खुद छोटू आधा कदम पीछे हो गया, जबकि उससे टकराने वाला योद्धा कुछ कदम पीछे हुआ। गौर से उस योद्धा को देखने पर छोटू को समझ आया कि यह सुनहरे उल्लू के दो साथियों में से एक था, जिसके माथे पर एक जख्म बना हुआ था। वो योद्धा देखने में किसी तेंदुए जैसा लग रहा था और उसके शरीर से छोटू को काफी शक्तियां महसूस हो रही थी। बल्कि छोटू तो एक झटके में समझ गया कि वो योद्धा 9वें पड़ाव के योद्धा जितना ताकतवर था। तभी उस तेंदुए जैसे दिखते आदमी ने खौफनाक इरादे के साथ कहा, तूने हमारे इलाके के कितने तिलस्मी जानवरों को मार डाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं लड़के। तेरी मौत तो इतनी बेरहम होगी कि तेरी 7 पुश्ते तक कांप उठे। फिर और कुछ ना कहकर वो आदमी तेजी से अपने शरीर से शक्तियां निकालते हुए पैर पटक कर छोटू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वहीं छोटू ने जब उसका हमला अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने तुरंत अपने ड्रैगन के पंजों से वो हमला नाकाम करते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम 9वें पड़ाव के निर्माण जितने ताकतवर हो, लेकिन तुम तो 8वें पड़ाव के चरम पर ही हो। इतनी कमजोर शक्तियों के साथ तुम मुझसे लड़ने चले। ऐसा कहते हुए छोटू की आंखों में अचानक एक बेरहमी नजर आने लगी और उसने तुरंत बेइंतहा शक्तियां अपने शरीर से बाहर निकाली। उसके इस कदर शक्तियों की वजह से सामने खड़ा योद्धा लड़खड़ा गया और छोटू ने इस मौके का फायदा उठाकर उसके सीने पर एक जोरदार लात जड़ दी। बहुत से तिलस्मी जानवरों की नजरों के सामने वो आदमी छोटू की लात से बहुत दूर जा गिरा और गिरने से पहले बहुत से काले रंग के पेड़ों से टकराकर उन्हें तबाह कर गया। जाहिर सी बात थी कि यालीन और विहान जैसे 9वें पड़ाव के निर्वाणों से मुकाबला करने के बाद 8वें पड़ाव के चरम के योद्धा से लड़ना छोटू के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। तभी जमीन पर गिरा आदमी दहाड़ते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने अपने मुंह पर छपी खून की छींटों को पोंछ दिया। इस दौरान उसकी आंखें और ज्यादा खूंखार हो गई थीं, जिसके साथ ही वो तेंदुए जैसा दिखता आदमी अचानक बदलते हुए एक बहुत बड़े सुनहरे तेंदुए में बदल गया। अब जो कि वो अपने असली रूप में आ गया था तो उसने छलांग मारते हुए छोटू पर हमला कर दिया। छोटू देखता रहा कि कैसे वो तेंदुआ उड़कर उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन छोटू का पीछे हटने का तो कोई इरादा ही नहीं था। उसके दोनों हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल गए जो हरे रंग की प्राचीन शक्तियों से भरे हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि छोटू ने काले रंग के पेड़ को जोर से घुमाते हुए तेंदुए पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद हर कोई छोटू और उस सुनहरे तेंदुए के मुकाबले को देखता गया, लेकिन सब इस बात से हैरान थे कि तेंदुआ कुछ नहीं कर पा रहा था। इसलिए आखिर में वो भी पीछे हटने लगा। जब लोगों ने अपनी नजर बाकी दोनों ताकतवर योद्धाओं की तरफ की तो उन्हें देखा कि सुनहरा उल्लू और उसका दूसरा साथी भी घबराकर पीछे होते जा रहे थे। ऐसे हालात तिलस्मी जानवरों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इस वजह से बहुत से तिलस्मी जानवरों ने घबराकर वहां से भागना शुरू कर दिया ताकि वो लोग जिंदा बच सके। पूरी पहाड़ी इस वक्त हंगामे से भर गई थी कि तभी उस जगह से थोड़ी दूरी पर दिखते एक पहाड़ पर 3 परछाइयां नजर आने लगी। वो तीनों इस वक्त पहाड़ी की तरफ ही देख रहे थे जहां वो हंगामा मचा था। ये तीनों योद्धा थे मीरांश दल के योद्धा, जिसमें सफेद कपड़ों वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि 40,000 तिलस्मी जानवर पहाड़ी का शिखर तबाह होने ही वाला है। वो निकम्मा इतना भी काबिल नहीं है
कि कुछ देर दुश्मनों को संभाल सके। इस पर उसके पीछे खड़े काले कपड़ों वाले लड़के ने चेहरे पर हंसी के साथ कहा, बुजुर्ग, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम वहां जाकर उसकी मदद करें? वही उसकी बात पर सामने खड़े भूरे कपड़ों वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया, पहले इस निकम्मे के कुछ और लोग मर जाने दो, तब हम वहां पहुंचेंगे। मुझे पता चला है कि इस शिखर पर जादुई आत्माई लिक्विड मौजूद है। इस बेवकूफ को लगा कि किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी। अब जो कि हम लोग यहाँ ही गए हैं, इसलिए हम वो खजाना साथ लेकर ही जाएंगे। इस तरह का अनमोल खजाना तो हमारे मीरांश दल के पास ही जाना चाहिए। तब तक ऐसा करो, जाकर जान बचाकर भागने वाले तिलिस्मी जानवरों को खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता हूं कि इतनी जल्द इस बात की खबर कहीं और फैले। ये सुनते ही काले कपड़ों वाले लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिक्र मत कीजिए बुजुर्ग जफ्फार, ज़ेरान का वादा है कि उसमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इतना कहकर वो लड़का परछाई में बदला और तेज रफ्तार में जंगलों की तरफ बढ़ने लगा, जहां जान बचाकर भागते तिलिस्मी जानवर थे। उस लड़के को वहां से जाते देख भूरे कपड़ों वाले बुजुर्ग ने पलटकर दूसरे लड़के से कहा, शलाका, जाओ और जाकर उस लड़की के हाथों से वो वीणा छीन लो। यकीन नहीं होता कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी है जो हमें ऐसा अनंत खजाना मिलने वाला है। इस बार तो सच में हम कमाल ही कर देंगे। आज तो ऊपर वाला भी मीरांश दल के लोगों का साथ दे रहा है। इस पर सफेद कपड़ों वाले लड़के ने मुस्कुराकर पहाड़ की तरफ जाना शुरू किया, जहां जरीना इस वक्त मुकाबला देखती जा रही थी। जब वो दोनों वहां से चले गए तो भूरे कपड़ों वाले बुजुर्ग जफ्फार ने शिखर पर चलते ध्रुव शौर्य और सुनहरे उल्लू की तरफ देखकर कहा, एक महारथी परमजीव, लगता है कि मामला उतना भी आसान नहीं होने वाला है जितना कि मैंने सोचा था। दूसरी तरफ जरीना लगातार उस हंगामे को देखती जा रही थी और उसके हाथों में दैव्य वीणा रखी थी। वो किसी भी वक्त मदद करने के लिए तैयार थी अगर हालात बिगड़ने लगते। भले ही वो एक दफा और उसका इस्तेमाल करने पर काफी ज्यादा थक जाती, लेकिन इस वक्त उसे इस बात की फिक्र नहीं थी। जब उसे समझ आया कि छोटू और उसके साथियों ने पूरे शिखर पर काबू पा लिया तो उसने चैन की सांस ली। लेकिन तभी अचानक उसे खतरा महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि सफेद कपड़ों वाला एक लड़का उसके ठीक पीछे खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तभी जरीना की आंखों की घबराहट देखकर उस लड़के ने कहा, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम है शलाका और मैं मीरांश दल से हूँ, बल्कि मैं तो 8 हिस्सों में से एक का सेनापति भी हूँ। इतने में उसकी बात सुनकर जरीना के चेहरे पर एक अजीब बेरहमी नजर आने लगी और उसने जवाब दिया, अच्छा तो तुम मीरांश दल के टट्टू हो। देखो, मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों से बात करने का वक्त नहीं है, इसलिए तुरंत चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर शलाका एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाना शुरू किया। इसके बाद वो तुरंत जरीना के पास आ गया और उसने अपना हाथ जरीना के चेहरे पर रखना चाहा, मगर इस दौरान जरीना की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं, जिसके बाद उसने तुरंत दैव्य वीणा बजाना शुरू कर दिया। उस वीणा में से लाल रंग की खतरनाक रोशनी निकलकर सीधे शलाका से टकराई, जो झटका खाकर पीछे हो गया। इस वक्त शलाका के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी थी, जिसके साथ ही उसने अपनी शक्तियां बाहर निकालते हुए कहा, इतनी खूबसूरत हो लेकिन हरकतें शैतानों जैसी। कोई बात नहीं, मुझे बड़ा मजा आने वाला है तुम्हारी जैसी जंगली बिल्ली को काबू करने में। माना कि तुम्हारा यह अनंत खजाना बहुत ताकतवर है, लेकिन तुम्हारी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से आखिर कितने ही बार तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। उसके इस सवाल पर थोड़ी कमजोर दिखती जरीना ने गुस्से में जवाब दिया, इतनी बार तो कर ही सकती हूँ कि तुम्हें खत्म कर दूं। ये कहकर उसने दोबारा अपना हाथ उस वीणा पर फेरना शुरू कर दिया और इस बार उसमें से निकलती धुन पिछली बार के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक थी। फिर उस धुन में शामिल लाल रंग की रोशनी आगे बढ़ने लगी और दोबारा शलाका से जाकर टकरा गई। शलाका समझ गया था कि वो हमला कितना ताकतवर था, इसलिए तुरंत अपनी मुट्ठी कसते हुए उसने एक काले रंग की सील बाहर निकाली, जिसमें से निकलती काली शक्तियां जाकर उस लाल रोशनी से टकरा गईं। दोनों के टकराते एक तेज धमाका सुनाई पड़ा, जिसमें काले रंग की शक्ति बर्बाद होने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर शलाका उस जगह से दूर हो गया ताकि वो लाल रोशनी के हमले से खुद को बचा सके। शलाका बहुत शातिर था, इसलिए अच्छी तरह समझता था कि अनंत खजाना इस्तेमाल करने पर जरीना की शक्तियां किस कदर खत्म हो जाती। इसलिए उसने तुरंत कोई हमला नहीं किया, बल्कि जरीना के हमलों से बचते हुए उसे कमजोर करता चला गया। वो तो सिर्फ उस पल का इंतजार कर रहा था जब जरीना थक जाती और शलाका वो खजाना उससे छीन लेता। और जैसा कि उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जरीना लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी, जिसके साथ ही दैव्य वीणा पर उसकी पकड़ भी कमजोर पड़ती गई। शलाका को मुकाबलों का बहुत तजुर्बा था, इसलिए उसने जैसे ही महसूस किया कि जरीना कमजोर पड़ने लगी तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसके साथ ही वो तेजी से जरीना की तरफ बढ़ा। इस दौरान जरीना देखती गई कि कैसे शलाका तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर उसने कमजोरी के बावजूद अपने दांत पीसते हुए दोबारा दैव्य वीणा से हमला करना चाहा। तभी जरीना के कानों में शलाका की धीमी आवाज सुनाई पड़ी, लगता है कि मेरे मरने से पहले ही तुम कमजोर पड़ गई हो।
कितनी बुरी बात है ये। ये सुनते ही जरीना की उंगली अचानक जम गई और उसने एक नजर छोटू की तरफ देखा, जो फिलहाल सुनहरे तेंदुए से मुकाबला करने में उलझा हुआ था। तभी जरीना ने मजबूरी में वीणा का हमला करना चाहा। इतने में एक जोरदार मुक्का उसके कंधों से आकर टकरा गया। खूबसूरत लड़की, तुम्हारा तजुर्बा अभी ज्यादा नहीं है। वो हमला शलाका ने बेझिझक किया था, जिसके साथ ही जरीना का शरीर उड़ते हुए बहुत पीछे जाने लगा। लेकिन पीछे जाते वक्त उसने जोर से दैव्य वीणा पर उंगली फेरनी शुरू कर दी, जिससे निकलती खतरनाक शक्तियां सीधे जाकर शलाका से टकरा गई। वो हमला भी इतनी जल्द हुआ था कि शलाका को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो झटका खाकर बहुत पीछे चला गया। उसके सीने पर एक अजीब सा जख्म बन गया था, जो असल में जरीना के उस हमले की वजह से था। इस बात से शलाका के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह एक खूंखार इरादे ने ले ली थी। उसने तुरंत अपनी नजर जरीना की तरफ की और वो खतरनाक इरादे के साथ आगे बढ़ने लगा। शलाका के हाथों में शक्तियां इकट्ठा होती जा रही थी, जिसके साथ ही उसने जरीना के गालों पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस जगह से दूर छोटू काले रंग के पेड़ को लहराते हुए सुनहरे तेंदुए से लड़ता जा रहा था। दोनों के टकराने पर एक तेज आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी और वो तेंदुआ झटका खाकर जमीन पर गिर गया। इतने में छोटू उस पर एक और हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी नजरें आसमान की तरफ की। वो देख रहा था कि जरीना एक हमले की वजह से उड़ते हुए बहुत दूर जा रही थी और क्योंकि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी, इसका मतलब साफ था कि वो बेहद कमजोर हो चुकी थी। ये देखते ही छोटू के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो जानलेवा इरादे के साथ जरीना की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी उसे अपने पैरों में बेनतहा दर्द महसूस हुआ, जिसके चलते वो चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। इस दर्द के चलते छोटू ने जब अपनी नजरें अपने पैरों की तरफ की, तब उसे देखा कि सुनहरा तेंदुआ उसका पैर अपने मुंह में दबाए हुए था और उसे काटता जा रहा था। दर्द के बावजूद छोटू की आंखों में जानलेवा इरादा झलकने लगा और उसके पैरों से हरे रंग की प्राचीन शक्ति निकली, जो सीधे उस सुनहरे तेंदुए से टकरा गई। वो प्राचीन शक्ति बहुत ताकतवर थी कि तभी छोटू ने अपना दूसरा पैर उसके सिर पर पटकते हुए उसे बेरहमी से मार डाला। हर तरफ खून ही खून फैल गया था कि तभी छोटू अपना जख्मी पैर लिए ड्रैगन पंख फड़फड़ाकर जरीना को बचाने के लिए ऊपर जाने लगा। इससे पहले कि छोटू जरीना के पास पहुंचता, शलाका उसके पास चला गया था और उसने चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी के साथ कहा, देखो, चुपचाप वो अनंत खजाना मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, नहीं तो तुम्हारी मौत इतनी बुरी होगी कि तुम्हारी लाश तक किसी को नहीं मिलने वाली। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या चुनना चाहती हो। तो कैसे बचा पाएगा छोटू अनहद खजाना मीरांश दल के हाथों में पड़ने से? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जरीना बेरहमी के साथ अपने पास आए शलाका की तरफ देखती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी उंगलियां दैव्य वीणा पर थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई एक बार और वो हमला करने की। जरीना इतनी कमजोर हो गई थी कि उसके मुंह से खून निकलने लगा था और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई थी। वहीं जब शलाका ने देखा कि जरीना अभी भी वो अनंत खजाना देने को तैयार नहीं थी, तो उसने अपने हाथ में काले रंग का भाला लाते हुए कहा, कितनी जिद्दी हो तुम। खैर, अब जो कि यही तुम्हारा फैसला है, तो मैं तुम्हें खत्म करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। ऐसे खूबसूरत फूल को बगीचे में रोंदना कितना बुरा लगता है। इतना कहकर उसने आह भरते हुए अपने भाले से सीधा जरीना पर हमला कर दिया। वहीं उस खतरनाक हमले को अपनी तरफ आते देख जरीना ने हड़बड़ाते हुए दैव्य वीणा अपने सामने कर दी। ऐसा करते हुए वो शलाका के खूंखार हमले से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। भले ही वीणा का इस्तेमाल कर वो उस भाले की नोक को रोकने में कामयाब रही थी, लेकिन उसकी बेइंतहा ताकत की वजह से जरीना को एक तेज झटका लगा और उसके मुंह से और खून निकलने लगा। जरीना को इस तरह मजबूर होते देख शलाका के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई और उसने तुरंत अपना भाला हिलाते हुए सीधा जरीना के माथे पर हमला कर दिया। पर जिस वक्त जरीना को लगा कि वो शलाका के हमले से खुद को नहीं बचा पाएगी, तभी एक हवा का झोंका आके आया और उस भाले की नोक से टकरा गया। वो भाला असल में सुनहरे तेंदुए के बड़े से शरीर से टकराया था, जिसके आर पार होने के बावजूद वो जरीना तक नहीं पहुंच पाया। इस अचानक से आई लाश से खुद शलाका भी काफी हैरान रह गया था, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया कि ये लाश एक लड़के ने उसकी तरफ फेंकी थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो लड़का एक झटके में गायब होकर शलाका के पास आ गया था और अपने प्राचीन ड्रैगन पैर के साथ शलाका पर जोरदार हमला करने लगा। ये देखते ही शलाका के चेहरे का रंग बदल गया और वो ऐन वक्त पर खुद को संभाल भी नहीं पाया। छोटू की जोरदार लात से टकराकर शलाका बहुत पीछे चला गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए हंसकर कहा, मानना पड़ेगा, चालाक तो हो तुम। तभी छोटू जरीना के पास आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर जरीना के चेहरे की फिक्र थोड़ी कम हुई, लेकिन इसके साथ ही उसने छोटू को समझाया कि ध्रुव, संभल कर रहना, ये मीरांश दल के 8 हिस्सों में से एक का सेनापति है। इस पर छोटू जानलेवा इरादे के साथ शलाका की तरफ देखने लगा, जिसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर खूंखार मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट के साथ उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है,
मीरांश दल का ये सेनापति बहुत जल्द था होने वाला है। वहीं छोटू की बात सुनकर शलाका के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने गुरूर भरी आवाज में छोटू से कहा, इतना यकीन है तुम्हें खुद पर? इतने सालों में तुम पहले हो जिसने मेरे सामने खड़े होकर ऐसी बेवकूफी भरी बात करने की हिम्मत की है। जाहिर सी बात थी कि मीरांश दल सबसे ताकतवर महान दल माना जाता था और उस दल में भी शलाका का ओहदा काफी ऊंचा था। इसी वजह से सभी लोग उससे कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचते थे। पर उसकी धमकी से तो छोटू को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसकी आंखों में उसका खूंखार इरादा लगातार बढ़ता गया। इस अचानक से हुई हरकत से वो पहले तो काफी घबरा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू से ही उसे जरीना को अपने साथ लाना खतरे से भरा कदम लग रहा था। अगर गलती से भी उसे कुछ हो जाता तो छोटू किस मुंह से नीरजा या महेंद्र को जवाब देता। लेकिन अब जो कि छोटू जरीना के पास खड़ा था, इसलिए उसे जरीना की फिक्र नहीं हो रही थी। तभी छोटू की तरफ देखकर शलाका को अचानक से कुछ याद आ गया और उसके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी कम होने लगी। इस लड़की ने तुम्हें ध्रुव कहा? एक मिनट, तुम कहीं वही ध्रुव रायजादा तो नहीं जिसने यालीन को जख्मी किया था? इसका मतलब तुम लोग यावर दल के लोग हो। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर ये खूबसूरत लड़की इतने गुरूर में क्यों है। तुम तो कमजोर यावर दल के कमजोर योद्धा हो। लड़के, मैं बता दूं कि मेरे सामने गुरूर दिखाना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने यालीन को जख्मी किया था, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। माना कि मेरे मीरांश दल में तेरा थोड़ा बहुत नाम चलता है, लेकिन अगर मैं तुझे कैद करके अपने दल में ले गया तो मेरे दल वाले तेरा क्या हाल करेंगे, तुझे अंदाजा भी है। लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर छोटू ने पास ही खड़ी जरीना से कहा, जरीना, इस जगह से काफी दूर चली जाओ और बहुत संभल कर रहना। ये सुनते ही जरीना हामी भरते हुए पीछे हो रही थी कि तभी अचानक उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। दरअसल उसे जंगलों के पास से एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ जो सीधे शलाका के पास आ गया था। वो झोंका असल में काले कपड़ों वाला एक लड़का था, जिसने वहां पहुंचते ही छोटू को देखकर शलाका से पूछा, ये क्या, तू अभी तक उस लड़की से वो अनंत खजाना छीनने में कामयाब नहीं हो पाया, वो भी इस लड़के की वजह से? आखिर ये लड़का है कौन और आया कहां से है? वहीं उस लड़के की बात पर शलाका ने जवाब दिया, तुमने इसे नहीं पहचाना? यही तो है वो ध्रुव रायजादा जिसने यालीन को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। सुनने में तो आया है कि ये यावर दल की नई पीढ़ी के सबसे काबिल योद्धाओं में आता है। शलाका की बात पर काले कपड़ों वाले के चेहरे पर पहले तो थोड़ी हैरानी दिखी, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, यावर दल के कमजोर योद्धा? किसी ने सच ही कहा है कि दुश्मन कभी पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। माना कि यालीन को हमारे मीरांश दल से भगा दिया गया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा यावर दल उस पर हमला कर सकता है। इस वक्त छोटू भी गौर से उस काले कपड़ों वाले लड़के को ही देखता जा रहा था। उसके शरीर से तिलिस्मी जानवरों के खून की अजीब सी बदबू आ रही थी, जिसे महसूस कर छोटू ने अपनी नजर पहाड़ की तरफ घुमाई और वो एक झटके में समझ गया कि उस लड़के ने वहां से भागने वाले तिलिस्मी जानवरों को खत्म कर दिया था। वहीं छोटू ने उस लड़के की शक्तियां महसूस करते हुए धीमी आवाज में कहा, लगता है कि ये एक और सेनापति है, क्योंकि इसकी शक्तियां इस दूसरे योद्धा जितनी ही है। यकीन नहीं होता कि इस मामले से निपटने के लिए मीरांश दल ने अपने 2 सेनापतियों को यहां भेज दिया। 2 ताकतवर 9वें पड़ाव के निर्वाण जो यालीन जितने ही ताकतवर थे, वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे। बल्कि अगर छोटू को अकेले दोनों का सामना करना पड़ता तो वो खुद मुश्किल में पड़ जाता। ये बात जरीना भी अच्छी तरह समझती थी, इसलिए जहां एक पल पहले वो पीछे हट रही थी, वहीं काले कपड़ों वाले को आते देख वो वहीं के वहीं रुक गई। फिर उसने अपनी उंगलियां वीणा पर रख दी और वो हमला करने के लिए तैयार हो गई। तभी काले कपड़ों वाले लड़के ने छोटू और जरीना की तरफ देखते हुए कहा, चलो इन्हें खत्म करते हैं और खजाने की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहते हो? मैं इस लड़की को संभालता हूं, तुम इस लड़के को संभालो। इसे बता दो कि चाहे ये यावर दल में कितना भी काबिल क्यों ना माना जाता हो, लेकिन मीरांश दल के योद्धाओं के सामने एक कुछ भी नहीं है। उसकी बात पर सफेद कपड़ों वाले शलाका ने हामी भरी और खूंखार अंदाज में छोटू की तरफ देखने लगा। इतने में काले कपड़ों वाला लड़का हड़बड़ा कर जरीना पर हमला करने के लिए बढ़ने लगा। जब छोटू ने उसे जरीना की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते देखा तो उसने पहाड़ की तरफ देखकर जोरदार चीख निकाली, निंजा जल्दी आ! छोटू इस तरह चिल्लाया ही था कि एक झटके में एक बड़ी चट्टान आसमान की तरफ फेंक दी गई, जो जाकर उस काले कपड़ों वाले लड़के से टकरा गई। वहीं उस चट्टान को अपनी तरफ आते देख काले कपड़ों वाले ने तुरंत अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा कर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। फिर उसने अपनी नजर जरीना की तरफ की, जिसके पास एक हट्टा कट्टा लड़का नजर आने लगा था। उस लड़के की खूंखार दरिंदे जैसी आंखों से कोई भी कांप उठता। जब छोटू ने निंजा को वहां आते हुए देखा तो उसने चैन की सांस ली और धीमी आवाज में निंजा से कहा, निंजा, इसकी रक्षा करना। और उसकी बात पर निंजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, किसी माई के लाल में इतना दम नहीं कि निंजा के होते हुए इन्हें हाथ भी लगा कर दिखाए।
ये कहते ही उसने अपने शरीर से बेहद खतरनाक शक्तियां बाहर निकालनी शुरू कर दी, जिसके साथ ही उसका शरीर काले रंग का होने लगा। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो शरीर लोहे का बना था। जिस दौरान निंजा मुकाबले के लिए तैयार हो गया, उतने में अचानक हवा में एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई पड़ी। महज एक तिलिस्मी जानवर, लेकिन हिम्मत तो देखो, हमारे मीरांश दल से टकराने की गुस्ताखी करता है। उस आवाज के तुरंत बाद छोटू और निंजा के चेहरे का रंग बदलने लगा और उन्होंने अपनी नजरें घुमाते हुए देखा कि थोड़ी दूरी पर धुंधली जगह से भूरे रंग के कपड़ों वाला एक बुजुर्ग बाहर आने लगा। छोटू ने गौर से उस भूरे रंग के कपड़ों वाले बुजुर्ग को देखा, जिसे देखकर निंजा को एक अजीब सा खतरा महसूस होने लगा। इस खतरे के चलते उसके शरीर का काला रंग और भी ज्यादा गहरा हो गया, जैसे वो अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल करने को तैयार हो गया था। इस दौरान छोटू चेहरे पर परेशानी के साथ उस बुजुर्ग को देखता गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मीरांश दल ने न सिर्फ 8 हिस्सों में से 2 के सेनापतियों को भेजा था, बल्कि उनके साथ एक बेहद ताकतवर बुजुर्ग को भी भेज दिया था। उस आदमी की शक्तियों का अंदाजा लगाने पर छोटू को महसूस होने लगा कि वो जरूर परमजीव रैंक का योद्धा था, जो शायद महारथी भी बन गया था। मौजूदा हालात अचानक से इस तरह बदल गए कि छोटू, निंजा और जरीना के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। 2 योद्धाओं को तो वो संभाल सकते थे, लेकिन तीनों के सामने छोटू और निंजा कमजोर पड़ जाते। जिस दौरान वो दोनों काफी परेशान हो रहे थे, उतने में आसमान में एक लड़के की रौबदार आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। इस आवाज के साथ ही बादल गरजने लगे और धीरे धीरे हवा में आता हुआ एक लड़का दिखाई दिया। उस लड़के ने काले रंग के कपड़े पहने थे और उसने चिल्लाते हुए कहा, महाशय, इस उम्र में जब हड्डियां टूटती हैं ना, तो वो जल्दी जुड़ती नहीं है, और इतिहास गवाह है कि चाहे लाख आंधियां आए या 1000 बिजलियां गिरे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। हम तीनों भाई वही फूल हैं, लेकिन तुम तीनों महज कुछ कीड़े हो जो कुछ देर में खत्म हो जाओगे। यह आवाज थी ध्रुव शौर्य की, जो खतरनाक अंदाज में छोटू के सामने आकर खड़ा हो गया था। वहां आते ही वो आंखों में बेरहमी के साथ उस बुजुर्ग को देख रहा था। जब भूरे कपड़ों वाले बुजुर्ग की नजर भी ध्रुव पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी। वो भी समझ रहा था कि ध्रुव से निपटना थोड़ा मुश्किल तो होने वाला था। दूसरी तरफ पहाड़ से एक और शरीर हवा में आने लगा, जो फिलहाल खून से लथपथ था और जिसकी हालत बहुत बुरी थी। ये शरीर था सुनहरे उल्लू का, जिसने भूरे कपड़ों वाले बुजुर्ग को देखकर खुशी से चिल्लाते हुए कहा, बुजुर्ग जफ्फार, आप आखिर आ ही गए। देखिए, लड़का महारथी परमजीव रैंक का है, मतलब आप जितना ही ताकतवर है, लेकिन अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो हम आसानी से इस लड़के को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त उस बुजुर्ग जफ्फार के चेहरे पर खौफनाक इरादा छलक रहा था, लेकिन सुनहरे उल्लू की बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने हंसते हुए कहा, इस बार मुझे आने में थोड़ी देर तो हो गई है, इस वजह से तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारे ये दुश्मन हमारे भी दुश्मन ही निकले, इसलिए हम इन्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने तो हरगिज नहीं देने वाले। चलो एक साथ मिलकर जल्द से जल्द इन्हें खत्म करते हैं। ये सुनकर जरीना के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो जानती थी कि अगर बुजुर्ग जफ्फार और सुनहरा उल्लू साथ आ जाते तो सामने वालों के पास 2 परमजीव रैंक के योद्धा होते, जिनसे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। वहीं उस बुजुर्ग की बात सुनकर छोटू की आंखों में हल्की चमक आ गई, जिसके साथ उसने ध्रुव से पूछा, भैया, क्या आपसे इन दोनों को संभालते बन जाएगा? ध्रुव की आंखों में बेरहमी बरकरार थी, जिसके साथ उसने छोटू की बात का जवाब देते हुए कहा, वैसे तो इन दोनों से लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लगता है कि आज हम इनमें से एक को भी जिंदा यहां से जाने नहीं दे सकते हैं। ध्रुव के चेहरे पर भले ही शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी खूंखार झलक थी जिसमें वो तबाही मचाने के लिए तैयार था। वैसे तो अभी तक उसकी पूरी शक्तियां वापस नहीं आई थी, लेकिन फिर भी शायद वो दोनों से निपटने में कामयाब हो जाता। तभी ध्रुव की बात सुनकर छोटू भी बेरहमी भरी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, यह भी कोई कहने वाली बात है भैया, आज इन सभी का आखिरी दिन होने वाला है। जाहिर सी बात थी, अब जो कि सामने वाले छोटू और उसके साथियों को खत्म करने के लिए तैयार थे, इसलिए छोटू और उसके साथी भी उन पर कोई रहम नहीं दिखाने वाले थे, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी बचकर वहां से निकल जाता तो आगे जाकर छोटू और उसके साथी मुश्किल में पड़ जाते। बुजुर्ग जफ्फार ने जब छोटू और ध्रुव की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर बेरहमी और ज्यादा बढ़ गई। इतना गुरूर है तुम्हें खुद पर, तो आओ अपनी काबिलियत का सबूत पेश करो। शलाका, ज़िरान, बाकियों को खत्म कर दो। वो जानता था कि उसकी महारथी परमजीव शक्तियों के साथ सुनहरे उल्लू की शक्तियां मिलने पर वो आसानी से ध्रुव शौर्य को हरा देता। वहीं बुजुर्ग की बात सुनकर शलाका और ज़िरान अपने शरीर से शक्तियां निकालते हुए छोटू और निंजा से टकराने के लिए तैयार हो गए। उनकी आंखों में जानलेवा चमक दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर छोटू और निंजा भी मुस्कुराने लगे। वहीं दोनों ने एक दूसरे को देखा और इसी मुस्कुराहट के साथ अचानक निंजा का शरीर आगे बढ़ने लगा। भले ही निंजा फिलहाल किसी 8वें पड़ाव के निर्माण जितना ताकतवर था, लेकिन अगर वो अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल कर लेता तो वो किसी 9वें पड़ाव के निर्माण से भी टकरा सकता था। वही निंजा को हमला करते देख छोटू ने भी अपने शरीर से बेइंतहा शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की और दुश्मनों की तरफ देखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो चलिए शुरू करते हैं।
इस वक्त वो पूरा इलाका शक्तियों से भर चुका था और छोटू अपने ड्रैगन पंजों के साथ पंख फड़फड़ाते हुए शलाका के सामने पहुंच गया। अपनी बिजली से तेज रफ्तार का इस्तेमाल कर छोटू ने शलाका पर जोरदार मुक्का कर दिया। इस मुक्के के बाद शलाका को वो ताकतवर हमला अपनी तरफ आता हुआ महसूस हुआ और उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कसते हुए अपनी सुनहरी शक्तियां निकालकर एक ढाल के ठीक सामने तैयार कर दी। छोटू की मुट्ठी लगातार आगे बढ़ती गई और सीधे आकर उस सुनहरी ढाल से टकरा गई। वहीं उस ढाल से टकराते ही छोटू को कुछ महसूस हुआ, जिससे उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई। बेइंतहा ताकत उस ढाल से टकराई, जिसके तुरंत बाद उस मजबूत ढाल में तक दरार नजर आने लगी और एक छोटे से धमाके के साथ वो ढाल शलाका की नजरों के सामने तबाह हो गई। वहीं छोटू की इस कदर ताकत को देखकर शलाका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि छोटू का हमला उसकी ढाल को इस तरह तबाह कर देगा। पर शलाका भी कोई कमजोर योद्धा नहीं था, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाकर अपना काले रंग का भाला सामने लाते हुए सीधे छोटू के सिर पर वार कर दिया। तो आखिर कैसे संभाल पाएंगे छोटू और उसके साथी मीरांश दल के इतने ताकतवर सेनापति और बुजुर्ग को, और कौन जादुई आत्माई लिक्विड जैसा अनमोल खजाना हासिल करने में होगा कामयाब? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। छोटू ने अपने ड्रैगन पंजे सामने किए, जिसमें से हरे रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। फिर उसने इन पंजों का इस्तेमाल कर अपनी तरफ आते भाले को पकड़ लिया। दोनों के टकराती चिंगारियां निकलने लगी और भले ही देखने में ऐसा लग रहा था जैसे छोटू को काफी दर्द पहुंच रहा था, लेकिन उसके पंजों की ताकत की वजह से शलाका अपना लंबा भाला वापस भी नहीं खींच पा रहा था। छोटू की आंखों में बेरहमी बरकरार थी और वो एक झटके में शलाका के बगल में पहुंचकर अपनी लात से उस पर जोरदार हमला करने लगा। उसकी लात में भी हरे रंग की रोशनी जल रही थी, जिससे टकराते ही शलाका को एक तेज झटका महसूस हुआ। इस झटके के चलते शलाका का शरीर तोप के गोले की तरह उड़ते हुए बहुत पीछे चला गया और आखिर में जाकर एक बड़ी चट्टान से टकरा गया। शलाका पर इतना खतरनाक हमला करने के बाद छोटू ने तुरंत वो काले रंग का भाला उछाला और बिजली की रफ्तार में उसे सीधे शलाका की तरफ फेंक दिया। दरअसल छोटू शलाका को संभलने का मौका भी नहीं देना चाहता था। वो लंबा भाला बड़ी बेरहमी से आगे शलाका की तरफ बढ़ने लगा। शलाका ने हड़बड़ाते हुए उस हमले से बचने की कोशिश की। शलाका छोटू के उस हमले से बच तो गया था, लेकिन छोटू की इस कदर ताकत को देखकर उसके चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी। वहीं उस भाले के चट्टान से टकराने पर उस चट्टान में ढेर सारी दरारें नजर आने लगी और वो एक तेज आवाज के साथ फूट कर बिखर गई। अब जाकर शलाका को समझ आ गया था कि यावर दल की नई पीढ़ी में सबसे काबिल योद्धाओं में से एक माने जाने वाला छोटू असल में कितना ज्यादा ताकतवर था। पिछले हमले में शलाका समझ गया था कि छोटू किस तरह उस पर हावी पड़ गया था। इस ख्याल के साथ ही उसने अपने मुंह पर लगे खून को पोंछते हुए कहा, आखिर ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर हुआ कैसे? उसकी आंखों में हैरानी बरकरार थी। उसे पहले ही पता था कि छोटू और यालीन के बीच तब तक मुकाबला होता रहा जब तक कि दोनों बुरी तरह जख्मी नहीं हो गए थे। लेकिन शलाका को यह भी पता चला था कि छोटू ने 5 अनोखे फल खाए थे, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तब जाकर वो ऐसा कर पाया था। लेकिन फिलहाल जो छोटू उसके सामने था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। तभी शलाका ने अपनी नजर बाकी दोनों मुकाबलों की तरफ की, ये देखने के लिए कि उसके बाकी साथियों का क्या हाल था। ज़िरान और निंजा के बीच एक बहुत ही खूंखार मुकाबला चल रहा था, लेकिन निंजा फिलहाल और ज्यादा बड़ा हो गया था। उसकी काली चमड़ी में अजीबोगरीब निशान नजर आने लगे थे, जैसे किसी प्राचीन शेर के शरीर में देखे जा सकते थे। लेकिन दूसरा मुकाबला तो और भी ज्यादा खतरनाक था। बुजुर्ग जफ्फार और सुनहरा उल्लू एक साथ आ गए थे और उन दोनों की मिलीजुली परमजीवी शक्तियां चारों तरफ फैल गई थी। उनकी शक्तियों से टकराने पर आसपास का पहाड़ी इलाका तक लगातार टूटता जा रहा था। लेकिन जो बात शलाका को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि इस कदर शक्तियों को देखने के बाद भी ध्रुव शौर्य के चेहरे पर परेशानी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो बखूबी दोनों का एक साथ सामना करने में कामयाब हो रहा था। तभी शलाका की आंखों की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई, जिसके साथ उसने कहा, मुझे ये तो पता था कि यावर दल का ये ध्रुव बहुत काबिल है, लेकिन इसके ये दोनों साथी, ये काली चमड़ी वाला लड़का और वो काले कपड़ों वाला लड़का, आखिर हैं कौन और कहां से आए हैं? वो दोनों तो इस ध्रुव से भी ज्यादा खूंखार लग रहे हैं। अंदर ही अंदर शलाका को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी थी। पहले तो उसने सोचा था कि खजाना हासिल करना बहुत आसान होने वाला था, क्योंकि उसके लिए उन्हें सिर्फ अपने दुश्मनों को खत्म करना था। लेकिन उनके दुश्मनों को खत्म करना लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल काम था, ये किसी ने नहीं सोचा था। तभी शलाका ने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, मेरे ख्याल से बुजुर्ग जफ्फार और वो उल्लू उस लड़के को थोड़ी देर तक तो उलझा कर रख सकते हैं, इसलिए अगर मैं और ज़िरान इन दोनों को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं तब तो ये बाजी हमारी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में जानलेवा इरादे झलकने लगे, क्योंकि भले ही छोटू और उसके साथियों की शक्तियां उसकी उम्मीद से ज्यादा निकल गई थी, लेकिन उसे खुद पर और ज़िरान पर पूरा यकीन था
यूं ही कोई सबसे महान ताकतवर दल का सेनापति नहीं बन सकता था, इसलिए उसका यकीन कहीं ना कहीं जायज भी था। तभी उसने खुद को संभालते हुए खूंखार इरादे से छोटू की तरफ देखकर कहा, इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मुकाबला शुरू ही हुआ है। अगले ही पल शलाका का शरीर ऊपर जाने लगा और वो अपने हाथों से सील बनाने लगा। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से निकलती शक्तियों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई और तो और कुदरती शक्तियां भी तेजी से उसकी तरफ खिंचने लगी। एक पल बाद आसमान में शक्तियों की एक बहुत बड़ी नदी तैयार होती नजर आने लगी, जिसकी शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर वो नदी इस तरह उफनाने लगी जैसे कोई बांध उसे रोक रहा हो। तभी शलाका ने अपने हाथों की सील बदल कर कहा, अब मैं दिखाता हूँ तुझे कि मीरांश दल की ताकतवर युद्ध तकनीक कितनी खतरनाक होती है। उसने इतना कहा ही था कि आसमान में उफनाती शक्तियों की नदी, जो अब तक किसी अदृश्य बांध से रुक रही थी, एक झटके में वो बांध तोड़कर छोटू की तरफ बढ़ने लगी। ये कुछ ऐसा था जैसे वो नदी छोटू को शक्तियों के सैलाब में डुबो देना चाहती हो। वहीं छोटू भी उस विशाल नदी को अपनी तरफ बढ़ते देखने लगा और उसने तुरंत अपने हाथों की सील बदलते हुए अपने सामने एक प्राचीन धुंधला शरीर लाना शुरू किया। उस शरीर के पास एक बहुत बड़ा प्राचीन हाथ था, जिसके तैयार होते ही छोटू चिल्लाया, महान कारागार हाथ तकनीक। उस प्राचीन हाथ में बेइंतहा ताकत दिख रही थी और वो बड़ा होते हुए बेझिझक जाकर शक्तियों की उस नदी से टकरा गया। जिस वक्त वो दोनों ताकतवर हमले एक दूसरे से टकराए तो एक दिल दहला देने वाली आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी और साथ ही शक्तियों की बेहद खतरनाक लहर हर तरफ फैलती दिखाई दी। इस लहर से आसपास का इलाका तबाह हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ शलाका का वो ताकतवर हमला नाकाम हो गया। ये देखकर शलाका के चेहरे का रंग बदलने लगा। जब उस प्राचीन बड़े हाथ ने उस शक्तियों की नदी तक को रोक दिया, तभी शलाका ने अपने दांत पीसते हुए कहा, चाहे तू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, है तो तू महज छठवें पड़ाव का निर्वाण ही। एक बार मैं तेरी शक्तियां खत्म कर दूं, फिर देख मैं कैसे तुझे बेरहमी से मारता हूं। इतना कहकर उसने दोबारा अपने हाथों से एक सील बनानी शुरू की, जैसे एक बार फिर शक्तियों की एक ताकतवर नदी तैयार होने लगी। इस शक्ति की ताकत भी बहुत ज्यादा थी, मगर उसके तैयार होते वक्त शलाका की आंखों का रंग बदल गया जब उसने देखा कि एक परछाई तेजी से उसके पास आ गई थी। छोटू को अपने इतने करीब आते देख शलाका ने गुस्से के साथ अपना हाथ लहराया और सील बदलते हुए उस शक्तियों की नदी को छोटू पर हमला करने का इशारा किया। लेकिन इससे पहले कि उसका सील बनाना पूरा होता और वो नदी छोटू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ती, छोटू के चेहरे पर एक अजीबोगरीब हंसी नजर आने लगी और उसने तुरंत अपने हाथों से एक बड़ी ही रहस्यमयी सील तैयार करनी शुरू की। उस सील के तैयार होते ही छोटू चिल्लाया, वक्त यहीं थम जा। उसके इतना कहते ही सील पूरा होने से एक लम्हा पहले शलाका का शरीर वहीं के वहीं जम गया, बल्कि उसके आसपास तैयार हुई शक्तियों की नदी भी एक पल के लिए जम सी गई थी। ये कुछ ऐसा था जैसे दोनों चीजें वक्त के थम जाने से वहीं रुक गई थी। ये नजारा महज एक पल के लिए दिखा, जिसके बाद शलाका का शरीर इस कैद से आजाद हो गया। लेकिन आजाद होते ही उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके ठीक सामने एक लड़का खड़ा था, जिसने उसकी गर्दन को जोर से पकड़ते हुए कहा, मीरांश दल के 8 सेनापति तो निकम्मे लग रहे हैं, खामाखाई इनका इतना बड़ा नाम है। छोटू का वो ड्रैगन पंजा शलाका की गर्दन को पकड़े हुए था, जिस वजह से शलाका खौफ से घबराने लगा। उसने हड़बड़ाकर अपने शरीर से शक्तियां निकालनी शुरू कर दी ताकि वो छोटू के उस जानलेवा हमले से खुद को बचा सके। वो कैसे भी करके छोटू की पकड़ से छूटना चाहता था, लेकिन छोटू के हाथों से तो अजीबोगरीब काले रंग की रोशनी निकलने लगी, जो सीधे शलाका की गर्दन की तरफ पड़ी। इन काली रोशनियों के घेरे में आते ही शलाका का खौफ और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि इस घेरे में उसके शरीर की शक्तियां अचानक से कम होने लगी थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो शक्तियां छोटू के शरीर में जा रही थी। छोटू ने बड़ी चालाकी से विनाश की शक्तियों का इस्तेमाल किया ताकि शलाका को कुछ समझ ना आए। वहीं जैसे जैसे छोटू उसके शरीर की शक्तियां खींचता गया, वैसे वैसे छोटू के शरीर की हरे रंग की चमक बढ़ती गई। शलाका यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि छोटू ना सिर्फ उसकी शक्तियों को खींच रहा था, बल्कि खुद उनका इस्तेमाल करने में भी कामयाब हो रहा था। इस ख्याल के साथ ही शलाका की नजर उस काले रंग की रोशनी पर पड़ी और एक पल सोचने के बाद उसने अपनी समझ से कहा, ऐसी शक्ति तो सिर्फ विनाशक प्राचीन निशान की हो सकती है। इसका मतलब इस लड़के के पास। पर जैसे ही छोटू के कानों में वो बात पड़ी तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने इससे पहले दूसरों से लड़ते वक्त विनाशक प्राचीन निशान का इस्तेमाल ना के बराबर किया था, लेकिन इस बार छोटू किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने इस प्राचीन निशान से खुद को ताकतवर बनाने का फैसला किया। छोटू सभी को खत्म करना चाहता था, क्योंकि अगर मीरांश दल को खबर मिल गई कि उसके पास विनाशक प्राचीन निशान जैसी अद्भुत चीज थी, तो उसकी आगे की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किलों भरी हो जाती। तभी छोटू ने चेहरे पर बेरहमी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सही जवाब, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, बल्कि तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। ये सुनकर शलाका के चेहरे का खौफ और ज्यादा बढ़ गया और वो पूरी कोशिश करने लगा कि जैसे तैसे वो छोटू की पकड़ से छूट जाए।
लेकिन उसके शरीर की शक्तियां लगातार खत्म होती जा रही थी, जिस वजह से उसके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा था। अब जाकर उसे समझ आया कि उसके सामने खड़ा लड़का कितना ज्यादा खतरनाक था। तभी छोटू की आंखों की जानलेवा चमक और ताकत लगातार बढ़ती गई। उसने अपने हाथों की पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर प्राचीन ड्रैगन की मजबूती का फायदा उठाया। कुछ ही पलों में शलाका के गले से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी और उसका छटपटाता शरीर एक झटके में बर्फ की तरह जम गया। मीरांश दल के 8 सेनापतियों में से एक छोटू के हाथों मारा गया था। जब दूर खड़ी जरीना ने शलाका को इस तरह मरते देखा तो वो भी अंदर तक कांप उठी। ध्रुव, तुमने उसे जान से मार डाला? इस पर छोटू ने उसकी तरफ देखकर उससे कहा, तो और क्या करता? इंतजार करता कि ये सब कुछ जाकर मीरांश दल को बता दे। इस वक्त छोटू की आंखों में एक अजीब सी खूंखार झलक थी, जिसे देखकर खुद जरीना की आंखों में खौफ दिखने लगा था। वहीं जरीना को इस तरह घबराते देख छोटू ने भी खुद को संभाला और आंख भरते हुए आवाज में हल्की माफी के साथ उससे कहा, अरे इस लड़के ने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई थी, अगर मैं इसे मारता नहीं तो आगे जाकर ये जरूर वापस लौटता और यावर दल के लिए मुश्किलें खड़ी करता। तब तुम मुझे मतलब ही कहती कि मैंने दल के बारे में नहीं सोचा। तुम खुद ही बताओ कि क्या यावर दल के बुजुर्ग मीरांश दल के सेनापतियों को यूं ही जाने देते? अगर उन्हें पता चलता कि इन लोगों ने तुम पर हमला किया है तो। वहीं उसकी बात पर जरीना ने आंख भरी और हिम्मत बांधते हुए एक पल सोच कर कहा, अब जो तुमने उसे मार ही दिया तो मार दिया। महान दलों की टक्कर कुछ ही वक्त में शुरू होने वाली है। अच्छा यह है कि मीरांश दल का एक सेनापति कम हो गया, कम से कम इससे उन्हें थोड़ा दर्द तो पहुंचेगा। जरीना ने जैसे ही ये कहा तो छोटू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने बड़े आराम से जवाब में कहा, सच तो यह है जरीना कि वो आज 1 से ज्यादा सेनापति खोने वाले हैं और साथ ही एक बुजुर्ग भी। अब जो कि हमने शुरुआत करी थी है यावर दल की बेरहमी का शिकार मीरांश दल को बनाने की, तो क्यों ना ये काम पूरा ही कर दे। नहीं तो अगर मीरांश दल को इन लोगों से कोई खबर मिल गई तब तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये सुनकर जरीना एक पल के लिए झिझकने लगी, जिसके बाद उसने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। वो जानती थी कि भले ही वो खुद छोटू जितनी बेरहम और खूंखार नहीं हो सकती थी, लेकिन कम से कम छोटू जो कह रहा था वो यावर दल के लिए भले के लिए तो था। इतने में छोटू ने अपनी नजर दूसरे मुकाबलों की तरफ की, जहां देखकर वो मुस्कुराने लगा। फिर उसने शलाका की लाश हाथ में लेकर चिल्लाते हुए सभी से कहा, मीरांश दल के लोग तो बिल्कुल निकम्मे हैं। ये देखो, इतनी आसानी से इसने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया। छोटू की आवाज उस इलाके में बिजली जैसी गरजी, जिसके तुरंत बाद भूरे कपड़ों वाला बुजुर्ग और काले कपड़ों वाला जिरान, जो अपने अपने खतरनाक मुकाबलों में लगे थे, एक झटके में अपनी नजरें छोटू की तरफ करने लगे। इसके बाद उन्होंने जो देखा उससे उनके चेहरे का रंग ही बदल गया, क्योंकि उन्हें छोटू के हाथों में शलाका की लाश नजर आ रही थी। तभी बुजुर्ग जफ्फार ने चेहरे पर खौफनाक इरादे के साथ चिल्लाते हुए कहा, लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे मीरांश दल के सेनापति को मार डाला। क्या महान दलों के बीच अगली जंग की वजह तू बनना चाहता है? तभी छोटू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई ये क्या बात हुई? क्या सिर्फ तुम्हारे मीरांश दल के योद्धा ही हमारे यावर दल के योद्धाओं को मार सकते हैं? छोटू का जवाब सुनकर जीरान ने खौफनाक इरादे के साथ चिल्ला कर कहा, तू बस इंतजार करता जा। एक बार ये खबर हमारे मीरांश दल तक पहुंच गई तब देखना कि कितनी जल्दी तुझे इस दुनिया से दूसरी दुनिया भेज दिया जाएगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी एक गरजती हुई आवाज उसके ठीक सामने सुनाई दी, अपने दोस्त की मौत का गम है तो चल, तुझे भी उसके पास ही भेज देता हूँ। ये गरजती हुई आवाज आसमान में गूंजने लगी और तभी निंजा का शरीर बहुत बड़ा हो गया, जो इस वक्त काले रंग के खतरनाक ज्वाला शेर में बदल गया था, जिसकी शक्तियां पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। इस कदर खूंखार दरिंदे को देखते ही जीरान की आंखें खौफ के मारे बड़ी हो गई। तभी निंजा का ताकतवर पंजा उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस पंजे में शक्तियों के छोटे छोटे बवंडर दिख रहे थे, जिनसे उस हमले की जानलेवा ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। वहीं उसके इस हमले को देखकर जीरान ने घबराते हुए अपनी पूरी शक्तियां बाहर निकालनी शुरू कर दी, जो सुनहरे रंग के एक बड़े से पहाड़ में बदल गई। फिर वो पहाड़ तेजी से जाकर निंजा के पंजे से टकरा गया। पूरा आसमान काले और सुनहरे रंग से ढक गया था और शक्तियों की खतरनाक लहर के चलते जीरान का शरीर बहुत पीछे चला गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था और उसकी शक्तियां बहुत कमजोर पड़ गईं। दूसरी तरफ निंजा का शरीर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत था, क्योंकि वो एक प्राचीन तिलिस्मी जानवर जो था, इस वजह से उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। दोनों ने ही अपने बेहद ताकतवर हमले इस्तेमाल किए थे और दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन था उसका भी पता इस हमले के बाद ही चल गया था। तो क्या मीरांश दल के योद्धाओं को खत्म कर जादुई आत्माई लिक्विड हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे छोटू और उसके साथी, या फिर उनकी ये कोशिश रह जाएगी अधूरी? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। उस काले रंग के ज्वाला शेर की आंखों में खून जैसी लाल चमक थी, जिसके बाद वो एक झटके में जीरान के ठीक सामने आ गया। फिर अपना पंजा ऊपर उठाते हुए उसने जीरान के सीने पर एक जोरदार हमला कर दिया।
उस हमले से झटका खाकर ज़ेरान का शरीर उड़ते हुए एक बार फिर पीछे जाने लगा और इस वक्त उसके शरीर की सुनहरी चमक काफी कमजोर पड़ गई थी। उसके बाद वो सीधे पेड़ों से जाकर टकराया और खिसकते हुए जमीन पर जा गिरा। ज़ेरान का पूरा शरीर कीचड़ और खून से लथपथ था और उसे अपने पैरों पर खड़े होने तक में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इस वक्त उसके चेहरे का गुरूर पूरी तरह से गायब हो चुका था, जिसकी जगह एक अजीब से खौफ ने ले ली थी। इस खौफ के चलते वो तुरंत पीछे मुड़ा और वहां से जान बचाकर भागने लगा। लेकिन जिस दौरान वो पीछे मुड़ रहा था, उतने में एक बार फिर काले रंग का ज्वाला शेर छलांग मारते हुए उसके पास आ गया। उसने ज़ेरान के भागने का रास्ता ही रोक दिया और अपना पंजा जोर से ज़ेरान के सर पर दे मारा। उस हमले में इतनी ताकत थी कि पूरी जमीन कांपने लगी और ज़ेरान तेजी से जमीन पर जा गिरा। उसके चारों तरफ खून ही खून दिख रहा था, जैसे वो खून के तालाब में तैर रहा हो। अगले ही पल ज़ेरान की शक्तियां पूरी तरह से बुझ गईं, जिससे साफ समझ में आने लगा कि ज़ेरान मारा गया था। तभी निंजा के चेहरे पर चमक नजर आने लगी, अब जो कि उसने ज़ेरान को खत्म कर दिया था, इसलिए वो वापस अपने इंसानी रूप में आ गया था और मुस्कुराते हुए अपनी नजर बुजुर्ग जफ्फार की तरफ करने लगा। ज़ेरान को इतनी बेरहमी से मरते देख बुजुर्ग जफ्फार के चेहरे पर बेइंतहा नाराजगी दिखने लगी और बड़े ही खूंखार अंदाज में उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों को लगता है कि तुम बेरहम हो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अपने इस किए पर बहुत अफसोस होने वाला है। मेरे मीरांश दल का गुस्सा तुम्हें इतना दर्द पहुंचाएगा कि तुम्हारे यावर दल को तुम्हें यहाँ भेजने पर अफसोस होने लगेगा। इस पर उससे थोड़ी दूरी पर खड़े ध्रुव शौर्य ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मीरांश दल को बताएगा कौन कि तुम सभी का खात्मा हमने किया है, क्योंकि तुम लोगों में से कोई भी जिंदा बचकर जाने नहीं वाला है। वहीं उसकी बात पर बुजुर्ग जफ्फार ने हंसते हुए कहा, माना कि मुझसे थोड़ी गलती हो गई तुम लोगों की असली शक्तियों का पता लगाने में। भले ही चाहे मैं तुम लोगों को खत्म ना कर पाऊं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे भागने से रोक सकते हो? कभी नहीं। यह सुनते वक्त ध्रुव शौर्य के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई, जिसके बाद उसने अपने हाथों की सील बदल कर कहा, अब जो कि हम तुझे खत्म करने ही वाले हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी पहचान छुपाने का कोई मतलब है। इसके तुरंत बाद ध्रुव के शरीर से काले रंग की बेइंतहा शक्तियां बाहर निकलने लगी, जिसके साथ अंदरूनी शक्तियां भी शामिल थी। दोनों तरह की शक्तियों के निकलने पर आसपास के इलाके में घना अंधेरा छा गया था, जिसमें बेहद खतरनाक शक्तियां महसूस होने लगी थी। वहीं इस कदर शक्तियों को महसूस कर अचानक से बुजुर्ग जफ्फार के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट दिखी और उसने खौफ से भरी आवाज के साथ कहा, ये शक्तियां तो इस दुनिया की हैं ही नहीं, बल्कि ये तो मार्कस की शक्तियां हैं। इसका मतलब तुम मार्कस से आए हो। इस दौरान काले रंग की शक्तियां पूरे आसमान में बादलों की तरह फैल गई थी, बल्कि वहां का सूरज तक इन शक्तियों से छुप गया था, जिससे इन शक्तियों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। उस पहाड़ी इलाके के आसपास अभी भी बहुत से तिलिस्मी जानवर मौजूद थे, लेकिन ध्रुव शौर्य की खतरनाक शक्तियां महसूस कर वो सभी उस जगह से दूर भागने लगे। ध्रुव शौर्य मार्कस का सबसे ताकतवर योद्धा था और भले ही प्लूटोनिया में उसकी शक्तियां पूरी तरह पहले जैसी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ये शक्तियां बहुत ज्यादा थीं। और तो और बाहरी शक्ति होने की वजह से मीरांश दल जैसा महान दल तक मार्कस के योद्धाओं का सामना करने में घबराता था। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे मीरांश दल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मार्कस के सबसे ताकतवर योद्धा के सामने वो कमजोर पड़ ही जाता। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि ध्रुव अभी भी पहले जैसा ताकतवर नहीं हुआ था। ध्रुव को नहीं पता था कि मार्कस के योद्धाओं से लड़ने के लिए मीरांश दल को कुछ और महान दलों की मदद लेनी पड़ी थी, तब जाकर वो उन्हें टक्कर दे पाए थे। इसके बावजूद वो मार्कस के योद्धाओं से जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे, इसलिए वो बुजुर्ग उससे आज तक गहरी नफरत करता था। और क्योंकि प्लूटोनिया में मार्कस वालों का दिखना सदियों में एक बार होता था, इसलिए इस वक्त ध्रुव शौर्य को वहां देखकर बुजुर्ग जफ्फार और सुनहरा उल्लू दंग रह गए थे। एक पल बाद बुजुर्ग जफ्फार की आंखों में फिक्र और बेचैनी नजर आने लगी, क्योंकि भले ही इस दुनिया में ध्रुव शौर्य की शक्तियां उसके जितनी थी, लेकिन असली मार्कस की शक्तियों को दिखाने पर वो जरूर जफ्फार से ज्यादा ताकतवर होती। इसलिए उसने तुरंत सुनहरे उल्लू की तरफ देखा और कांपते चेहरे के साथ वो सुनहरे उल्लू के थरथराते शरीर को देखने लगा। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि सुनहरा उल्लू किसी भी वक्त बचकर भागने वाला था और तब जफ्फार अकेला पड़ जाता। तभी घबराहट के चलते जफ्फार ने सुनहरे उल्लू से कहा, इतना घबराने की कोई बात नहीं है। तो क्या हुआ अगर ये मार्कस से है? हम दोनों के साथ रहने पर यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तब जरूर यह हमें मार डालेगा। ये सुनकर सुनहरे उल्लू ने इस बारे में सोचना शुरू किया और वो मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगा। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि इस जगह पर उसकी मुलाकात मार्कस के किसी योद्धा से होने वाली थी। तभी बुजुर्ग जफ्फार ने उससे आगे कहा, हम लोग साथ हमला करेंगे, जिससे यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अगर इस हंगामे से हम बाकियों का ध्यान इस जगह पर खींच पाए तो मैं इतना तो जानता हूँ कि ये लोग मासूम लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी ये दुनिया मार्कस वालों के लिए है ही नहीं। अगर इस बात की खबर मीरांश दल तक पहुंच जाती है
तब तो वो इसे जिंदा बचकर लौटने ही नहीं देंगे। इस पर सुनहरा उल्लू हामी भरने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। वो भी जानता था कि उसका पूरा इलाका बर्बाद हो गया था और उसके पास अब जो इकलौती चीज बची थी वो थी जादुई आत्माई लिक्विड। इसलिए अब हार मानने का तो कोई फायदा ही नहीं था। तभी बुजुर्ग जफ्फार और सुनहरे उल्लू ने एक दूसरे की तरफ देखकर बेइंतहा शक्तियां अपने शरीर से निकालनी शुरू की, जिनके साथ उन्होंने ध्रुव शौर्य पर खतरनाक हमला कर दिया। वहीं जब ध्रुव ने दोनों के हमलों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे इस हमले का। तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे आसमान में दिखते काले बादल अचानक से एक बहुत बड़े हाथ में बदल गए, जो सीधे उन दोनों हमलों को दबाकर खत्म करने लगा। उस हाथ में इतनी ताकत थी कि आसपास के जंगल तक बर्बाद होने लगे थे और सभी की नजरों के सामने दोनों ताकतवर योद्धाओं के हमले ध्रुव के हमले को नाकाम नहीं कर पाए। ये देखकर दोनों के चेहरों का रंग बदलने लगा और वो अपनी जगह पर ही जम गए। आखिर अपने पिछले हमले में दोनों ने बेइंतहा शक्तियां इस्तेमाल की थी, फिर भी ध्रुव ने अकेले ही दोनों की शक्तियों को इतनी आसानी से नाकाम कर दिया था। इतने में अचानक बुजुर्ग जफ्फार एक रोशनी में बदलकर उस जगह से जान बचाकर दूर भागने लगा। ये देखकर सुनहरे उल्लू के चेहरे का रंग बदल गया और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो भी वहां से भागने ही वाला था कि तभी अचानक ध्रुव ने मुस्कुराते हुए एक जोरदार हमला उस पर कर दिया। आसमान में इस वक्त दरार नजर आ रही थी, जो देखने में किसी शैतान के मुंह जैसी लग रही थी। फिर शक्तियों से तैयार हुआ एक बड़ा सा हाथ, जो दरार से बाहर आते हुए सीधे सुनहरे उल्लू को पकड़ने लगा। सुनहरे उल्लू के चेहरे पर 12 बज गए जब उसने ऐसा कुछ होते देखा। फिर उसने बेझिझक पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। अगर बात ताकत की हो तो वो ध्रुव शौर्य से कमजोर था, और तो और फिलहाल ध्रुव अपनी असली शक्तियां इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से सुनहरा उल्लू चाहे कुछ क्यों ना करता, उसके पास बचकर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए जान बचाकर भागने के सिवाय वो और क्या कर सकता था, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो कि ध्रुव ने अपनी असली शक्तियां बाहर निकाल ली थी, इसलिए वो किसी को भी जिंदा बचकर जाने नहीं देने वाला था। उसके उस शक्तियों के हाथ ने तुरंत सुनहरे उल्लू को पकड़ लिया और तभी वो जगह धुंधली पड़ने लगी और वो सुनहरा उल्लू कैद कर लिया गया। इतना ही नहीं, सुनहरे उल्लू की दर्दनाक चीखें भी सुनाई देने लगी जब वो शक्तिशाली हाथ मुट्ठी कसने लगा, जिसके बाद सुनहरा उल्लू आखिरकार दबकर मर गया। इस तरह मरने के बावजूद उसके शरीर से निकलती आत्मा भागते हुए बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी ध्रुव शौर्य ने काले रंग की रोशनी से उसे पकड़ते हुए कहा, कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर उस आत्मा ने हड़बड़ाकर चिल्लाते हुए कहा, देखो देखो, मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे जाने दो। मैं जादुई आत्माई लिक्विड भी तुम्हें पकड़ा देता हूँ। वहीं उसकी बात पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उस सुनहरे उल्लू की आत्मा को सील में कैद करते हुए कहा, अब ये सब कहने के लिए बहुत देर हो गई है। अगर पहले ही मान जाते तो ये नौबत आती नहीं। वैसे भी मेरे सबसे छोटे भाई निंजा को जख्मी करने वाले को मैं जिंदा छोड़ ही नहीं सकता हूँ। ध्रुव शौर्य की इस कदर खतरनाक शक्तियों को देखकर छोटू और बाकी लोग भी दंग रह गए थे। वाकई ध्रुव शौर्य मार्कस का सबसे ताकतवर योद्धा कहलाने के काबिल था, क्योंकि अब तक तो उसकी पहले जितनी शक्तियां पूरी तरह वापस भी नहीं आई थी। अगर वो वापस आ जाती तो ध्रुव ना जाने प्लूटोनिया पर कैसा कोहराम मचा देता। इतने में निंजा ने दूर उड़ती एक रोशनी की तरफ देख कर कहा, भैया उस बुढ़ाऊ को मत भूल जाना। इस पर ध्रुव ने अपनी नजर उस रोशनी की तरफ की जो उससे काफी दूर चली गई थी। उसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक अजीबोगरीब मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, इसे क्या लगता है कि ये मुझसे तेज भाग सकता है? जितनी देर में ये यहाँ से वहां पहुंचा है, उतनी देर में तो मैं मार्कस से यहाँ आ गया था। सच में इस बूढ़े आदमी का दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कहते ही ध्रुव एक झटके में उस जगह से गायब हो गया और अगली बार जब वो नजर आया तो वो बुजुर्ग जफ्फार के सामने था। जब छोटू ने ध्रुव शौर्य की ऐसी रफ्तार देखी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वैसे तो ध्रुव कभी अपनी रफ्तार और ताकत की बड़ाई नहीं करता था, लेकिन अब जो कि छोटू देख रहा था कि किस तरह उसकी वापस लौटती शक्तियां छोटू की उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक थी, तो वो खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाया। छोटू को इतना तो समझ आ गया था कि मौजूदा ताकत के साथ ध्रुव शौर्य शायद सिर्फ महान दलों के लीडर्स को टक्कर नहीं दे पाता, लेकिन बाकियों से तो उसके लिए टकराना कोई बड़ी बात नहीं थी। इतने में आसमान में शक्तियों का धमाका सुनाई दिया, क्योंकि कुछ ही मिनटों में ध्रुव शौर्य ने बुजुर्ग जफ्फार को खत्म कर दिया था। इसके एक पल बाद ध्रुव का शरीर छोटू के ठीक ऊपर दिखने लगा और वो धीरे धीरे अपनी असली मार्कस की शक्तियों को छुपाने लगा। अब जो कि उसका काम पूरा हो गया था, इसलिए वो किसी को भी खामखा मार्कस की शक्तियों की भनक नहीं लगने देना चाहता था। इस नज़ारे को देखकर छोटू मुस्कुराने लगा और उसने देखा कि ध्रुव ने अपने दोनों हाथों में एक एक रोशनी जला रखी थी, जो असल में बुजुर्ग जफ्फार और सुनहरे उल्लू की आत्मा थी। वो दोनों ही परम जीव रैंक के योद्धा थे, जिनकी आत्मा से ध्रुव को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। जब छोटू ने उसके हाथों में जलती दोनों रोशनियों को देखा तो वो ये नज़ारा देखकर थोड़ा चौंक गया। वहीं उसके बगल में खड़ी जरीना भी इस वक्त दंग रह गई थी। उसे याद था जब छोटू पहली बार यावर दल आया था
तब ध्रुव शौर्य भी उसके साथ था, लेकिन जरीना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ध्रुव शौर्य असल में इतना ज्यादा ताकतवर था। और तो और वो इस दुनिया का ही नहीं बल्कि मार्कस से आया एक योद्धा था, जो शायद सबसे ताकतवर महान दल मीरांश दल पर भी हावी पड़ जाता। इसके अलावा जरीना ये भी समझ गई थी कि चाहे तीनों में सबसे ताकतवर ध्रुव शौर्य ही क्यों ना हो, लेकिन उसे निंजा और ध्रुव शौर्य को जोड़कर रखने वाली कड़ी छोटू ही था। तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए एक आत्मा निंजा की तरफ फेंकी और दूसरी छोटू की तरफ फेंकते हुए कहा, इस सुनहरे उल्लू की आत्मा निंजा के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। रही बात इस बुढ़ऊ की अंतरात्मा की, तो तू इसे अपने पास रख ले। वैसे तो तेरी मौजूदा शक्तियां थोड़ी कम है, लेकिन मेरे ख्याल से तेरे लिए इस बुजुर्ग की समझ को खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। अब हम जादुई आत्माई लिक्विड हासिल करने चलते हैं। अगर हमें वो मिल गया तो इस आत्मा के साथ तू एक अंतरात्मा बनाने में कामयाब हो सकता है। सच कहूं तो ऐसा काम करने में तो किसी 9वें पड़ाव के निर्माण तक को मुश्किल हो जाती है, और अगर तू ये काम 6वें पड़ाव पर होने के बावजूद करने में कामयाब हो जाए तो इस खबर से तो हर तरफ हंगामा मच जाएगा। तभी छोटू ने वो अंतरात्मा ध्रुव से हासिल की और वो मुस्कुराते हुए उसे अपनी रोशनी से ढकने लगा। वैसे तो छोटू बुजुर्ग जफ्फार से काफी कमजोर था, लेकिन अब जो कि जफ्फार अपना शरीर खो चुका था और साथ ही ध्रुव शौर्य ने उसकी अंतरात्मा को सील कर दिया था, इसलिए उसकी समझ को विनाशक प्राचीन निशान की मदद से खत्म करना छोटू के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। तभी छोटू ने अपनी नजर आसपास घुमाते हुए कहा, 2 सेनापति और एक बुजुर्ग, इस बार तो मीरांश दल को काफी बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी बात यह थी कि महान दलों की टक्कर शुरू होने में थोड़ा ही वक्त बचा था। उससे पहले ही 2 सेनापतियों को खोना मीरांश दल की नई पीढ़ी को थोड़ा कमजोर तो कर देता। तभी ध्रुव शौर्य ने अपना हाथ लहराकर मीरांश दल के लोगों की लाशों को खाक में बदल दिया। तभी छोटू ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अब जो कि हमारा काम यहाँ खत्म हो गया है, इसलिए चलते हैं जादुई आत्माई लिक्विड तलाश करने। जैसे हम उसे हासिल कर लेंगे तो यहाँ से तुरंत निकल चलेंगे। निंजा, तुझे वहां तक पहुंचने का रास्ता तो याद है ना? इस पर निंजा ने हामी भरी, जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। वहीं छोटू और बाकी दोनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। इस वक्त उस पहाड़ पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो चारों शांति से आगे बढ़ते रहे। कुछ देर निंजा का पीछा करते रहने के बाद उन्हें अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आया। वो गड्ढा काफी अच्छी तरह से छुपा कर रखा गया था, जिसके ऊपर रोशनी का एक कवच लगा था। जाहिर सी बात थी कि वो कवच सुनहरे उल्लू ने ही तैयार किया था। तभी निंजा ने उस गड्ढे की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर ध्रुव शौर्य ने अपने हाथों से काले रंग की शक्तियों को निकालकर उस कवच पर हमला कर दिया। वो कवच एक झटके में तबाह हो गया, क्योंकि ध्रुव की ताकत सुनहरे उल्लू की ताकत से बहुत ज्यादा थी। ऐसा करते ही ध्रुव तुरंत उस गड्ढे में सबसे आगे जाने लगा, ताकि किसी भी खतरे का सामना सबसे पहले वो करे। वो गड्ढा असल में पहाड़ के गहरे हिस्सों से जुड़ा हुआ था, जिसमें जाते हुए अचानक से अंधेरे में चारों को एक हल्की रोशनी नजर आने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी बढ़ती चली गई और छोटू और उसके साथियों की नजरों के सामने एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। उस गुफा में काफी अजीबोगरीब चट्टानें रखी हुई थी, और तो और वहां बड़ी ही खतरनाक शक्तियां महसूस की जा सकती थीं। छोटू का ध्यान गुफा के बीचों बीच रखी एक चीज पर पड़ा, जो असल में एक तालाब था, जिसमें सुनहरे रंग का लिक्विड भरा था। उस लिक्विड को देखकर छोटू के मुंह से एक ही बात निकली, जादुई आत्माई लिक्विड। क्या जादुई लिक्विड और जफ्फार की अंतरात्मा का इस्तेमाल कर अपने लिए एक अंतरात्मा तैयार कर पाएगा छोटू? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। छोटू और उसके साथी उस बड़ी सी गुफा को देखते जा रहे थे। उसके बाद जब उनकी नजरें गुफा के बीचों बीच बनी एक चीज पर पड़ी, तो उन्हें देखा कि वहां एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें सुनहरे रंग का लिक्विड भरा हुआ था। छोटू एक झटके में उस तालाब के किनारे आ गया और महसूस करने लगा कि वो तालाब ज्यादा गहरा नहीं था। एक नजर देखने पर यह साफ नजर आ रहा था कि उस तालाब की गहराई तक देखी जा सकती थी। उस पर सुनहरा लिक्विड नजर आ रहा था, जिसमें से एक भीनी खुशबू भी निकल रही थी। छोटू ने उस खुशबू को अंदर लिया, जिसके बाद वो महसूस करने लगा कि उसके शरीर के अंदर मौजूद आत्मशक्ति अचानक से कांपने लगी थी। आत्मशक्ति की ऐसी कपकपी छोटू ने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। तभी छोटू ने गौर से उस लिक्विड को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। वहीं उसके बगल में खड़ी जरीना ने हंसकर कहा, यह जादुई आत्माई लिक्विड धरती की गहराई में छुपी शक्तियों से खींचा जाता है, और इस दौरान ज्यादातर लिक्विड गायब हो जाता है, लेकिन जो लिक्विड रह जाता है वो बहुत असरदार होता है। ऐसा लिक्विड इस दुनिया की सबसे खास जगहों पर ही मिल सकता है, पर शक्तियों से तैयार हुए ऐसे लिक्विड को जादुई पानी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें दबाकर जादुई आत्माई लिक्विड बनाने के लिए एक और कदम की जरूरत पड़ती है, और इस आखिरी कदम के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ती है। वहीं उनके पास ही खड़ा ध्रुव शौर्य जरीना की बातों को सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, जिसके बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें तो इस बारे में बहुत ज्यादा पता है, आखिर तुमने ये सब जाना कैसे? ध्रुव शौर्य की बात पर जरीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरअसल मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है।
और हमारे दल के पास बहुत सी प्राचीन किताबें हैं जिसमें इस तरह के कुदरती खजानों की ढेर सारी जानकारी है, इसलिए मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत पता है। तभी ध्रुव शौर्य ने मुस्कुराकर अपनी नजर को सामने दिखते सुनहरे पानी की तरफ करते हुए कहा, किसी ने सच ही कहा, किताबें इंसानों की सबसे अच्छी शिक्षक होती हैं। खैर, अब जो कि इस पानी को आत्माई लिक्विड में बदलने के लिए आखिरी कदम की जरूरत है, तो वो कदम मैं ही उठा लेता हूं। इतना कहकर ध्रुव शौर्य ने अपने हाथ घुमाने शुरू कर दिए, जिसके साथ ही काले रंग का एक बवंडर तालाब के ऊपर तैयार होने लगा। उसके बाद ढेर सारी जंगली शक्तियां उस तालाब से निकलकर बवंडर के साथ गोल घूमने लगी, जिससे उस पानी की तादाद कम होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो पानी कम होता जा रहा था, वो और भी ज्यादा गाढ़ा होता गया और उसकी चमक भी काफी बढ़ती गई। कुछ पलों बाद उस तालाब में थोड़ा बहुत गाढ़ा सुनहरा लिक्विड तैयार हो गया। तभी ध्रुव शौर्य ने उस लिक्विड को 4 हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया। छोटू देख रहा था कि वो गाढ़ा लिक्विड बड़ा ही रहस्यमयी लग रहा था। तभी ध्रुव ने अपना काम पूरा किया और छोटू ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया भैया, अब हम चारों के लिए थोड़ा थोड़ा लिक्विड है। तभी ध्रुव शौर्य और निंजा ने अपने अपने हिस्से अपने पास रख लिए और साथ ही छोटू ने भी ऐसा ही किया। लेकिन जरीना उस आखिरी हिस्से को रखने में थोड़ा झिझक रही थी और उसने छोटू की तरफ देखकर पूछा, क्या मुझे ये लिक्विड रखना चाहिए? मेरा मतलब है, इसे ढूंढना और हासिल करना तो तुम लोगों की मेहनत थी। जाहिर सी बात थी कि यूं ही इतनी बेशकीमती चीज हासिल करने में जरीना को काफी झिझक हो रही थी। इतने में छोटू ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम दैव्य वीणा लेकर यहाँ नहीं आती तो शायद हम लोग कभी यहाँ तक पहुंचने में कामयाबी नहीं हो पाते। फिर इस जादुई आत्माई लिक्विड को हासिल करने की बात तो बहुत दूर की है, इसलिए तुम अपना हिस्सा रख लो क्योंकि तुम इसकी हकदार हो। यह सुनकर जरीना थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन कुछ पलों बाद उसने मुस्कुराकर वो सुनहरा लिक्विड अपने पास रख लिया। वहीं उसे वो लिक्विड अपने पास रखते देख छोटू भी मुस्कुराने लगा और उसने चैन की सांस ली। आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हुए थे और इस जगह पर आकर छोटू को न सिर्फ ये अनमोल जादुई आत्माई लिक्विड हासिल हो गया था, बल्कि उसे एक ताकतवर अंतरात्मा भी मिल गई थी। ऐसा इनाम तो वाकई काबिले तारीफ था। इस जगह से काफी दूर मीरांश दल के बड़े से इलाके में 3 बड़े पहाड़ मौजूद थे, जिन पर सूरज की रोशनी पड़ती जा रही थी। ये तीनों पहाड़ थे मीरांश दल के तीनों लीडर्स के हिस्से। सबसे दाहिने तरफ वाली पहाड़ी पर एक बहुत बड़ी इमारत थी जो देखने में ही बहुत प्राचीन लग रही थी। उस प्राचीन इमारत में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बैंगनी रंग के कपड़े पहने था। उस आदमी के शरीर से शक्तियों का जरा भी एहसास महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन कोई उस पर गौर करता तो उसे पता चलता कि आसपास की जगह में काफी धुंधलाहट थी। उस आदमी की खामोशी कुछ देर के लिए बरकरार थी। तभी अचानक एक आवाज आई और उस आदमी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खोलते ही आसमानों को बादलों ने घेर लिया, जिससे आसपास के पेड़ भी कांपने लगे। उस आदमी के चांदी जैसे बाल लहरा रहे थे और उसने जब धीरे से अपना हाथ आगे कर अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें 3 टूटे हुए पत्थर नजर आ रहे थे। इन पत्थरों पर 3 चेहरे भी थे जो असल में बुजुर्ग जफ्फार और बाकी दोनों सेनापतियों के थे, जिन्हें छोटू और उसके साथियों ने खत्म कर दिया था। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसके साथ उसने कहा, ऐसे योद्धा भी हैं जिनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मीरांश दल के बुजुर्ग को मारने लगे। आखिर कौन हो सकता है ऐसा योद्धा? लगता है मुझे खुद इस बात का पता लगाना पड़ेगा। ये कहते वक्त उस आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके बाद उसके माथे से तुरंत सुनहरे रंग की रोशनी निकलकर तेजी से दूर जाने लगी। वो रोशनी आसमान में दिखती एक दरार के अंदर चली गई, जिसके बाद वो दरार गायब हो गई। दूसरी तरफ 40,000 पहाड़ी से 4 परछाइयां बाहर आ रही थीं, जिन्होंने आसपास तबाह हो चुकी जगह को देखा और ये भी कि वो खून से लाल हो चुकी थी। तभी ध्रुव शौर्य ने इस नजारे को देखकर कहा, यह इलाका बहुत ही खतरनाक माना जाता था, जहां हर दिन बहुत से पाप होते थे। एक तरह से ऐसी जगह को तबाह करना अच्छा काम ही माना जाएगा। इस पर छोटू ने भी सामने की तरफ देखकर कहा, भैया, मेरे ख्याल से हमें जल्द से जल्द इस जगह से दूर चले जाना चाहिए और इस जादुई आत्माई लिक्विड को सोखना शुरू कर देना चाहिए। उसकी बात से इत्तेफाक रखते हुए जरीना ने कहा, हाँ, हम लोगों ने यहाँ बहुत हंगामा मचा दिया है, इसलिए बहुत से ऐसे ताकतवर लोग होंगे जो हड़बड़ाकर यहाँ आते होंगे। वैसे तो इस जगह को तबाह करना इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन मीरांश दल के एक बुजुर्ग और 2 सेनापतियों को खत्म करना सच में बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे इस बात की खबर मीरांश दल तक पहुंचेगी तो वो चारों तरफ से अपनी फौज लेकर यहाँ आ जाएंगे। छोटू ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने जिन 3 लोगों को मारा था वो मीरांश दल के लिए काफी खास थे। यही वजह थी कि मीरांश दल इस मामले को इतनी आसानी से तो हरगिज भुलाने नहीं वाला था। ऐसे में सबसे अच्छा यही होता कि वो लोग जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दें। ये सोचकर किसी ने भी वक्त बर्बाद नहीं किया और वो चारों परछाइयों में बदलकर उस पहाड़ी इलाके से दूर चले गए। उनके जाने के बाद पहाड़ का वो इलाका एक बार फिर सन्नाटे से भर गया, जिसमें सिर्फ खून की बदबू महसूस की जा सकती थी। लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहा और महज कुछ ही घंटों बाद अचानक से आसमान में एक दरार नजर आने लगी।
उस दरार में से सुनहरी रोशनी निकली, जिसके अंदर मीरांश दल का वो बूढ़ा आदमी काफी धुंधला नजर आ रहा था। उसने बाहर आकर आसपास का नजारा देखा, जिसके बाद उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां शलाका और जीरान के शरीरों को खाक में बदल दिया गया था। उस जगह को देखते ही बूढ़े आदमी की आंखों में हल्की फिक्र नजर आई और उसने कहा, इनकी अंतरात्मा भी तबाह कर दी गई है। इन्हें मारने वाले तो काफी तजुर्बेदार लोग हैं, लेकिन आखिर ये हैं कौन? इस दौरान उस आदमी की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था और उसने जैसे ही अपनी शक्तियां आसपास फैलाई तो एक झटके में वो पहाड़ चरमरा कर टूट गया और वो इलाका किसी सपाट मैदान में बदल गया। महज कुछ ही पलों में उस आदमी ने उस जगह को तबाह कर दिया था, जिसके बाद उसने उस दिशा की तरफ देखा जहां से कुछ घंटों पहले छोटू और उसके साथी भागे थे। उस जगह पर देखकर बूढ़े आदमी ने बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? ये कहकर उस आदमी ने अपना हाथ लहराया, जिससे उसके सामने की जगह पर दरार नजर आने लगी। फिर एक बार और वो सुनहरी रोशनी सीधे उस दरार के अंदर चली गई और वो दरार गायब हो गई। 40,000 पहाड़ी से काफी दूर 4 परछाइयां तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसमें से एक परछाई हवा में ही रुक गई, जिसे देखकर बाकी तीनों के चेहरों पर हैरानी नजर आने लगी। वो तीनों भी तुरंत रुक गए और छोटू ने ध्रुव शौर्य की तरफ देखकर पूछा, क्या बात है भैया, आप इस तरह अचानक क्यों रुक गए? इस वक्त ध्रुव शौर्य के चेहरे पर काफी फिक्र नजर आ रही थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े खतरे को महसूस कर रहा था। इसके बाद उसने थोड़ी दूर देखकर और ज्यादा ध्यान से उस जगह को देखना शुरू किया, जैसे वो आयाम के आर पार देखने की कोशिश कर रहा हो। इतने में ध्रुव शौर्य ने धीमी आवाज में कहा, कोई बेहद ताकतवर इंसान हमारा पीछा कर रहा है। और ध्रुव के मुंह से ये बात सुनते ही छोटू और बाकी दोनों के चेहरों का रंग बदलने लगा। इतने में ध्रुव ने कुछ सोचते हुए चेहरे पर परेशानी के साथ कहा, वो कोई आयाम को पार करके हमारा पीछा कर रहा है। इतना काबिल तो जरूर कोई मशहूर और बेइंतहा ताकतवर योद्धा होगा, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पीछा मीरांश दल के तीनों लीडर्स में से कोई एक कर रहा है? इसके तुरंत बाद छोटू के चेहरे की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मीरांश दल के लीडर्स इतने ज्यादा काबिल थे कि आयाम पार करके उनका पता लगा सकते थे। अगर उनकी काबिलियत इतनी ज्यादा थी, इसका मतलब उनकी ताकत तो सभी की सोच से परे होगी। तभी पास ही खड़े निंजा ने परेशानी के साथ कहा, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस पर ध्रुव शौर्य ने एक पल सोचने के बाद अचानक अपने हाथों की तरफ देखकर कहा, माना कि मैं अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूं कि उस इंसान को हरा सकूं, लेकिन अगर हम यहां से भागना चाहते हैं तो वो इतना ताकतवर नहीं है कि हमें ऐसा करने से रोक सके। ये कहते हुए ध्रुव शौर्य ने अपने हाथों से काले रंग की ढेर सारी रोशनी निकाली, जिसके बीचों बीच एक अजीब सी दरार नजर आ रही थी। फिर ध्रुव ने सभी को उस दरार में घुसने का इशारा किया और सभी उसकी बात मानते हुए चुपचाप उस दरार में घुस गए। जब सभी लोग उस दरार के अंदर गए तो काले रंग की रोशनी तेजी से घूमने लगी और वो दरार कुछ ही पलों में गायब हो गई। उसके बाद वो रोशनी भी वहां नहीं दिख रही थी और वो जगह बिल्कुल पहले जैसी हो गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वहां एक और दरार नजर आने लगी, जिसमें से सुनहरी रोशनी बाहर निकली। उस रोशनी के अंदर मौजूद बूढ़ा आदमी आसपास देखने लगा, जिसके बाद उसने उस दिशा में देखा जहां छोटू और उसके साथी गायब हुए थे। वहां देखकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, आयाम का इस्तेमाल करना भी आता है। मेरी सोच से ज्यादा काबिल हैं ये। सच कहूं तो मुझे बहुत दिलचस्पी हो रही है ये जानने में कि आखिर तुम लोग हो कौन और कहां से आए हो। अपनी बात कहकर उस सुनहरी रोशनी के अंदर मौजूद बूढ़े आदमी ने अपना हाथ लहराया, जिससे अचानक एक आईना उस जगह पर दिखाई देने लगा। उस चमकते आईने ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां ध्रुव शौर्य ने दरार तैयार की थी। उस आईने की चमक के सामने वो दरार बड़ी होने लगी और उस बूढ़े आदमी को एक रास्ता नजर आने लगा। दरअसल वो आदमी उस आयाम के रास्ते का पता लगाकर इस बात का पता लगाना चाह रहा था कि उसके दल के लोगों को मारने वाले आखिर किस दिशा में गए थे। लेकिन जिस दौरान वो आईना उनकी दिशा का पता लगा रहा था, तभी अचानक आसमान में काले बादल गरजने लगे और बिजली का एक तेज झटका आया, जिसने उस चमकते आईने को एक झटके में तबाह कर दिया। इस अचानक से हुई हरकत से उस बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? मगर काले बादलों में से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि आईना तबाह करके वो अचानक गायब हो गए। इस दौरान वो बूढ़ा आदमी चेहरे पर नाराजगी के साथ देखता रहा कि वो दरार जिससे वो कातिलों का पता लगाना चाह रहा था तबाह हो गई थी, जिस वजह से अब वो उनका पता नहीं लगा पाता। अब उसके पास हार मानने के सिवाय कोई और चारा ही नहीं बचा था, जिसके चलते वो नाराज होकर वहां से चला गया। जब वो सुनहरी रोशनी से ढका आदमी उस जगह से गायब हुआ, तब उस जगह से हजारों मील दूर यावरदल के सबसे गहरे हिस्से में हवेली के अंदर बैठे महेंद्र ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। इस दौरान एक खाली जगह पर काले रंग की दरार नजर आई, जो उत्तर पश्चिमी दिशा के पहाड़ी इलाके में थी। उस दरार में से थोड़ी रोशनी निकली, जिसमें 4 लोग दिखाई देने लगे।
वो चारों एक पहाड़ पर आए थे, जिसके बाद छोटू ने हांफते हुए ध्रुव शौर्य से पूछा, भैया आखिर ये सब हुआ कैसे? हम उस बेहद ताकतवर आदमी से बचने में कामयाब कैसे हो गए? वहीं ध्रुव शौर्य के चेहरे पर खुद हैरानी थी और उसने एक पल सोचने के बाद सभी को जवाब दिया, मुझे यकीन हो गया कि जो इंसान हमारे पीछे लगा था वो जरूर मीरांश दल के तीनों लीडर्स में से एक था, क्योंकि ऐसी काबिलियत कोई और दिखा ही नहीं सकता। दरअसल जब हम लोग आयामी रास्ता लेकर भाग रहे थे तब मुझे महसूस हुआ कि उस आदमी ने किसी खुफिया तकनीक से दरार को खोलकर हमारा पीछा करना शुरू कर दिया था। थोड़ी और देर होती तो वो हमारा पता लगाने ही वाला था, लेकिन तभी किसी और ने कोई खुफिया तकनीक इस्तेमाल कर उस आदमी को ऐसा करने से रोक दिया। हाँ, जिस आदमी ने हमारी मदद की वो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, बल्कि वो तो मुझे मीरांश दल के लीडर जितना ही ताकतवर लग रहा था। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा महान आदमी है कौन और उसने हमारी मदद क्यों की। मेरा मतलब हमें बचाने के पीछे उसकी कोई तो वजह होनी चाहिए थी। ये सुनकर छोटू के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी और वो गौर से सोचने लगा कि आखिर कौन इतना ताकतवर आदमी उनकी मदद कर सकता था। तभी अचानक उसे कुछ समझ आया और उसने हड़बड़ाकर जरीना की तरफ देखा, जो आंखों में हैरानी के साथ उसे ही देखती जा रही थी। छोटू ने जरीना के मन की बात समझते हुए कहा, लीडर महेंद्र। सभी जानते थे कि पूर्वी हिस्से में ऐसे गिने चुने लोग ही थे जो मीरांश दल के तीनों लीडर्स में से एक को रोकने की हिम्मत कर सकते थे। और तो और ऐसे ताकतवर लोगों में सिर्फ एक ही ऐसा योद्धा था जो छोटू और उसके साथियों की मदद करने के बारे में सोचता, जो था यावर दल का लीडर और जरीना का पिता महेंद्र। वहीं छोटू की बात सुनकर खुद ध्रुव शौर्य भी एक पल के लिए दंग रह गया, जिसके बाद उसने कुछ समझकर हंसते हुए कहा, अच्छा, यावर दल के लीडर खुद। ऐसा लगता है कि आदमी बहुत अच्छा है जो ये ऐसी मुश्किल से निकलने में हमारी मदद कर रहा है, और तुम दोनों को लग रहा था कि किसी को तुम्हारे यहाँ आने के बारे में पता ही नहीं है। तो क्या होगा जब छोटू और उसके साथी पहुंचेंगे वापस यावर दल, और कैसे बच पाएंगे वो मीरांश दल के बदले की आग से, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। छोटू और उसके साथियों को पता चल गया था कि जिस योद्धा ने उन्हें मीरांश दल के लीडर से बचाया था वो यावर दल के लीडर महेंद्र थे, और इसकी वजह यह थी कि उनकी बेटी जरीना और उनके दल का बेशकीमती अनहद खजाना दैव्य वीणा उनके साथ था। ऐसे में अगर गलती से भी वो बूढ़ा आदमी इन लोगों को ढूंढ लेता तो वो दोनों काफी बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। भले ही छोटू को किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन वो अपनी मौजूदा शक्तियों से भी अच्छी तरह वाकिफ था। ऐसे में मीरांश दल के लीडर से टकराने की काबिलियत उसकी नहीं थी, पर अब जो कि खुद महेंद्र को उनके खतरे के बारे में पता था, इसका मतलब उन्हें यह भी पता था कि छोटू और जरीना कहाँ गए थे। तभी छोटू ने आ भरते हुए कहा, मतलब शुरू से ही हम पर नजर रखी जा रही थी। इस पर छोटू ने जरीना की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हल्की मजबूरी झलक रही थी। जाहिर सी बात थी कि क्योंकि महेंद्र ने दैव्य वीणा पर सील छोड़ी थी, इसलिए वो छोटू और जरीना पर नजर रख पाए थे। ये देखकर छोटू हंसने लगा और एक पल सोचने के बाद उसने अपने हाथों में एक चमकती हुई रोशनी बाहर निकाली। वो रोशनी थी बुजुर्ग जफ्फार की अंतरात्मा। तभी छोटू ने ध्रुव शौर्य की तरफ देखकर कहा, भैया क्या आप इस जगह के आसपास सुरक्षा कवच तैयार करने में मेरी मदद कर सकते हो? मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इस अंतरात्मा की समझ को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि शायद इसकी आत्मा की शक्ति का कोई अंश तो बचा ही होगा। उससे मीरांश दल का लीडर इसका पता ना लगा ले। जाहिर सी बात थी कि मीरांश दल के लीडर की हरकत देखकर छोटू काफी सतर्क हो गया था। वहीं उसकी बात सुनकर ध्रुव ने हामी भरी और उसने एक पल सोचने के बाद कहा, ठीक है छोटू, मेरे ख्याल से तेरे पास ढेर सारी निर्वाण गोलियां अभी भी बची होनी चाहिए। तभी छोटू ने अपनी निर्वाण गोलियों की पोटली ध्रुव की तरफ फेंकते हुए कहा, भैया क्योंकि यावर दल में एक निर्वाण नदी है, इसलिए मुझे प्राचीन जंग के मैदान से हासिल की गई निर्वाण गोलियां इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे ख्याल से मेरे पास 20 लाख निर्वाण गोलियां तो होनी चाहिए। यह सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी, जिसके साथ उसने कहा, अगर किसी बेहद ताकतवर दुश्मन को रोकना हो तो इतनी कम गोलियों से तो कुछ नहीं होने वाला है छोटू। जरा सोच कर देख, तेरे पीछे मीरांश दल का लीडर पड़ा है, कोई जंग के मैदान का योद्धा नहीं। ऐसे में एक ताकतवर कवच तैयार करने के लिए निर्वाण शक्तियों से यहाँ की पूरी कुदरती शक्तियों को बर्बाद करना होगा। वैसे भी जब तू जफ्फार की समझ खत्म करेगा तब भी तो उस लीडर को कुछ ना कुछ पता तो चल ही जाएगा, इसलिए हमें और ज्यादा संभल कर रहना होगा। ऐसा करने के लिए मुझे 40 लाख निर्वाण गोलियों की तो जरूरत पड़ेगी ही। उसकी बात सुनकर छोटू का मुंह हैरानी में बड़ा होने लगा और अंदर ही अंदर वो इतनी बड़ी रकम सुनकर परेशान होने लगा, लेकिन उसने चेहरे पर मजबूरी के साथ कहा, मगर भैया मेरे पास तो सिर्फ इतनी ही निर्वाण गोलियां हैं। इस पर ध्रुव शौर्य दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने वक्त बाद भी छोटू के पास उतनी ही निर्वाण गोलियां थी जितनी कि उसने प्राचीन जंग के मैदान से हासिल की थी, वो भी तब
जब वो एक महान दल का हिस्सा बन चुका था। ये सोचकर ध्रुव अपना सिर हिलाने लगा, जिसके बाद उसने अपनी नजर निंजा की तरफ की। निंजा भी समझ रहा था कि तीनों में निर्वाण गोलियां इकट्ठा करने की सबसे ज्यादा उम्मीद छोटू से ही थी, इसलिए वो भी यहां भरने लगा। जिस दौरान ध्रुव और छोटू मजबूर महसूस कर रहे थे, उस वक्त पास ही खड़ी लड़की ने एक लाल रंग की पोटली ध्रुव की तरफ फेंकते हुए कहा, अगर हमें कवच के लिए निर्वाण गोलियों की जरूरत है तो मेरे पास कुछ गोलियां पड़ी हैं। ये सुनते ही ध्रुव ने अपनी नजर उस पोटली की तरफ की और तुरंत वो लाल रंग की पोटली हासिल करते हुए उसके अंदर अंदरूनी शक्तियां भेजनी शुरू की। ऐसा करते वक्त उसके चेहरे पर हैरानी और मुस्कुराहट दोनों नजर आ रही थी, जिसके साथ उसने कहा, तुम वाकई यावर दल के लीडर की बेटी होने लायक हो। छोटू, पोटली में रखी जिन गोलियों को ये कुछ गोलियां कह रही है, वो कम से कम 40 लाख निर्वाण गोलियां हैं। वहीं उसकी बात पर छोटू ने हैरत भरी आवाज में कहा, कम से कम 40 लाख? हाँ, क्यों नहीं, आखिर ये यावर दल की शहजादी जो ठहरी। लेकिन जरीना ने उसकी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो भी देख रही थी कि किस तरह छोटू उसकी इस मदद के बाद चैन की सांस लेने लगा था। इस दौरान ध्रुव शौर्य ने दोनों को नजरअंदाज कर पोटली में से ढेर सारी लाल रंग की निर्वाण गोलियां बाहर निकाली, जो पूरे आसमान में फैलते हुए घूमने लगी। इस दौरान उनके टूटने पर चारों तरफ बेइंतहा निर्वाण शक्तियां फैलती नजर आ रही थी, जिसमें उस इलाके की कुदरती शक्ति तक पूरी तरह तबाह हो गई। इस वजह से उस जगह पर अजीब सा धुंधलापन नजर आने लगा, जिसके बाद ध्रुव ने छोटू से कहा, चल छोटू, अब तू शुरुआत कर सकता है। उसकी बात सुनकर छोटू ने अपना ध्यान अपने हाथ पर किया, जिसमें रखी अंतरात्मा काले रंग की शक्तियों के कैद में हवा में उठने लगी थी। तभी उस अंतरात्मा में बची थोड़ी बहुत समझ जाग गई और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। ये देखकर छोटू ने मुस्कुरा कर कहा, कहां चले जनाब, ये तो बस शुरुआत है। इतना कहकर उसने अपने शरीर से एक प्राचीन काले रंग का निशान बाहर निकाला, जो आसमान में उड़ते हुए उस सुनहरी रोशनी को अपने अंदर खींचने लगा। विनाश की शक्तियों ने उस सुनहरी रोशनी को घेर लिया था ताकि वो कहीं भाग ना पाए। इस वजह से वो रोशनी काफी मजबूर हो गई और उसके भागने की कोशिशें नाकाम होती रहीं। तभी छोटू के कानों में उस सुनहरी रोशनी से निकलती पैनी चीख सुनाई पड़ने लगी, विनाश की शक्तियां, तुम्हारे पास विनाशक प्राचीन निशान है, तुम चाहे कुछ क्यों ना कर लो, मुझे काबू नहीं कर पाओगे। मीरांश दल के लीडर को जरूर इस बात का पता चल जाएगा और तुम लोगों में से कोई भी जिंदा बचकर यहां से जा नहीं पाएगा। इस पर छोटू ने अपने हाथों की सील बदलते हुए कहा, मरने की कगार पर खुद हो और फिर भी हमसे इतनी बकबक किए जा रहे हो, अब तो चुप हो जाओ। छोटू के सील बदलने पर विनाश की शक्तियां और ज्यादा बढ़ती गई, जो तेज रफ्तार में उस अंतरात्मा की समझ को खत्म करती चली गई। धीरे धीरे उस सुनहरी रोशनी में खतरनाक चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन छोटू को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी आंखों की बेरहमी बरकरार थी और वो लगातार विनाश की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अंतरात्मा की समझ को खत्म करता गया। जब छोटू विनाशक प्राचीन निशान का इस्तेमाल कर रहा था अंतरात्मा की समझ को खत्म करने के लिए, उस वक्त ध्रुव शौर्य ने जरीना की तरफ शक की नजरों से देखा, जिसके बाद वो अपनी नजरें उस पर से हटाने लगा। दरअसल उसे पहले थोड़ी घबराहट थी, लेकिन फिर वो समझ गया कि अब जो छोटू उसके सामने ये प्राचीन निशान इस्तेमाल कर रहा था, इसका मतलब जरूर छोटू को उस लड़की पर पूरा यकीन था। ये सिलसिला तकरीबन आधे दिन तक चलता रहा, जिसके बाद ध्रुव को महसूस होने लगा कि अंतरात्मा की समझ पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसके खत्म होते ही अचानक एक अजीब सी शक्तियों की लहर निकली, जो तेज रफ्तार में उस कवच को तोड़ते हुए बाहर जाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर ध्रुव शौर्य ने अपना सिर हिलाते हुए अपना हाथ ऊपर कर लिया। मरने के बाद भी इस आदमी को चैन नहीं है। उसके हाथ ऊपर करने पर कवच की दीवारें और ज्यादा मजबूत हो गईं, जिससे टकराते ही वो शक्तियों की लहर अचानक गायब हो गई। उसके बाद ध्रुव चैन की सांस लेने लगा, क्योंकि उसने इतना मजबूत कवच जो तैयार कर दिया था, क्योंकि अगर वो शक्तियों की लहर आसमान में फैल जाती तब तो मीरांश दल का लीडर उसे महसूस कर तुरंत यहां आ जाएगा और तब छोटू और उसके साथियों को एक बार फिर जान बचाकर भागना पड़ेगा। ये काम पूरा करने के बाद छोटू पास ही जगह देखकर बैठ गया और उसने सुनहरी रोशनी को अपने हाथों में लेकर दूसरे हाथ में सुनहरे रंग का जादुई आत्माई लिक्विड इकट्ठा किया। छोटू के दोनों हाथों में वो ताकतवर शक्तियां थीं और उसने अपनी सांसें काबू में करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करनी शुरू कर दी। इस बार वो इन दोनों ताकतवर शक्तियों की मदद से अपने लिए अंतरात्मा बनाने की कोशिश शुरू करने वाला था। छोटू को अंतरात्मा बनाने की शुरुआत करते देख ध्रुव ने पलट कर निंजा और जरीना से कहा, मेरे ख्याल से तुम दोनों को भी इस मौके का फायदा उठाकर जादुई आत्माई लिक्विड को सोखने की शुरुआत कर देनी चाहिए। और उसकी बात सुनते ही दोनों ने हामी में अपना सिर हिलाया, क्योंकि आसपास की निर्वाण शक्तियां फिलहाल काफी ज्यादा थी। इस कदर निर्वाण शक्तियों से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता था। रही बात ध्रुव की, तो वो इन तीनों की रक्षा कर रहा था। इस दौरान जरीना के चेहरे पर हल्की झिझक दिख रही थी, लेकिन एक पल बाद उसने भी छोटू के साथियों पर यकीन कर लिया। तभी ध्रुव शौर्य की नजर निंजा से होते हुए जरीना के शरीर पर पड़ी, जिसके शरीर में उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी।
दरअसल ध्रुव मार्कस का सबसे काबिल हकीम था, इसलिए उसकी अंदरूनी शक्तियां बहुत ही ज्यादा थी। ऐसे में भले ही जरीना को समझ ना आया हो, लेकिन वो उसके शरीर में बहती अजीबोगरीब हलचल को महसूस कर पा रहा था। फिर उस हलचल के बारे में सोचकर ध्रुव ने कहा, ये लड़की उतनी भी साधारण नहीं है जितनी ये दिखने में लगती है। मगर इस बारे में ध्रुव ने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि जब तक जरीना छोटू और उसके लिए कोई खतरा नहीं बनती, तब तक ध्रुव को उसके रहस्यों से कोई लेना देना नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और तीनों ट्रेनिंग में लगे रहे। थोड़े ही वक्त में महीना भर गुजर गया था, जिस दौरान ध्रुव शौर्य भी उस जगह से हिला तक नहीं। उसकी आंखें इस वक्त छोटू पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि उसके हाथों में रखी रोशनियां महीने भर पहले के मुकाबले काफी हद तक कमजोर पड़ गई थी। जैसे जैसे वो दोनों रोशनियां कमजोर पड़ती जा रही थी, वैसे वैसे छोटू के शरीर की सुनहरी चमक भी बढ़ती जा रही थी। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास सुनहरा कवच तैयार हो गया हो। दूसरी तरफ छोटू के शरीर के अंदर विनाश की शक्तियों की मदद से उसके चक्र सुनहरी रोशनी को सोखते हुए बड़े होते जा रहे थे। छोटू जानता था कि अंतरात्मा तैयार करना काफी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि वो फिलहाल महज 6वें पड़ाव का निर्माण था। भले ही उसकी मदद के लिए एक महारथी परमजीव अंतरात्मा थी, लेकिन फिर भी उसका काम काफी मुश्किल ही था। इस वक्त अगर कोई चीज उसकी मदद कर सकती थी तो वो था सब्र। देखते ही देखते आधा महीना और गुजर गया और छोटू के हाथों की रोशनी अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। इसके बावजूद उसकी अंतरात्मा तैयार नहीं हुई थी, जिस वजह से वो मन ही मन थोड़ा खींच से भर गया था। फिर मजबूर महसूस कर वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करने ही वाला था कि तभी अचानक जादुई आत्माई लिक्विड की शक्तियों का झटका उसे दोबारा अपने शरीर में महसूस होने लगा। इस अचानक से आए बदलाव को देखकर छोटू काफी हैरान रह गया। उसे तुरंत कुछ समझ आने लगा कि उसके हाथों में जादुई आत्माई लिक्विड की दूसरी बूंद भी आ गई थी। इस बारे में सोचने पर छोटू को पता चला कि निंजा और जरीना तो अपने अपने हिस्सों को सोखने में लगे थे। इसका मतलब सिर्फ ध्रुव शौर्य ही था जिसके पास जादुई आत्माई लिक्विड का उसका हिस्सा रखा था, जो उसने छोटू को पकड़ा दिया था। यह सोचकर छोटू के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव भैया आप भी ना। फिर अपने मन की खींच झलक कर वो मुस्कुराते हुए जादुई आत्माई लिक्विड के दूसरे हिस्से को भी सोखने लगा। इस बार उसे उस लिक्विड को सोखने में महज हफ्ता भर लगा। जब जादुई आत्माई लिक्विड का दूसरा हिस्सा भी छोटू ने पूरी तरह से सोख लिया, तब उसे महसूस होने लगा कि उसके बड़े हो चुके चक्र जो अब तक रुके हुए थे अचानक कांपने लगे थे। इस कपकपी के दौरान उसे अपने शरीर में एक आवाज सुनाई देने लगी थी, जिसके चलते उसका दिल खुशी से झूम उठा। फिलहाल छोटू के चक्रों में एक सुनहरे रंग का चमकदार गोला दिखाई देने लगा था, जो धीरे धीरे कांपता जा रहा था। देखते ही देखते उसकी कपकपी काफी तेज हो गई थी और उसमें छोटी छोटी दरारें दिखने लगी। जब वो दरारें बड़ी हो गई तो वो पूरे चक्रों में ही फैल गई। इन दरारों में से सुनहरी रोशनी लगातार निकलती जा रही थी, जिसके चलते छोटू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आखिर में वो चमकती सुनहरी रोशनी चौंधियाने वाली हो गई और उसके चक्र अचानक से टूटकर अलग हो गए। लेकिन तभी उसके इन चक्रों के बीच से सुनहरी रोशनी बाहर निकली, जिसमें धीरे धीरे एक धुंधली परछाई नजर आने लगी थी। छोटू लगातार उस परछाई के बीच में देखता गया और एक पल बाद उसे देखा कि वो धुंधली परछाई बहुत हद तक उसके जैसी ही दिखने लगी थी। उस परछाई के तैयार होते ही छोटू का शरीर कांप उठा और उसे अपने अंदर एक बड़ा ही रहस्यमय एहसास महसूस होने लगा। वो महसूस कर पा रहा था कि वो चमकती सुनहरी परछाई उसकी आत्मा जैसी ही थी, लेकिन इसकी चमक और ज्यादा थी। उस सुनहरी शक्ति की बेइंतहा ताकत महसूस कर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यही है अंतरात्मा जो मेरे मरने के बाद भी जिंदा रह सकती है। इसका मतलब मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो गया। सुनहरी रोशनी छोटू के चक्रों की जगह पर मंडराती दिख रही थी, जो असल में उस धुंधली अंतरात्मा को घेरे हुए थी। धीरे धीरे उस धुंधली अंतरात्मा की धुंधलाहट मिटती जा रही थी और वो ठोस होती गई। इस वक्त तैयार हुई वो अंतरात्मा बिल्कुल छोटू जैसी दिख रही थी, लेकिन वो बहुत ही छोटी थी। छोटू की अंतरात्मा तैयार तो हो गई थी, लेकिन अभी वो बहुत शुरुआती स्तर की अंतरात्मा थी, इसलिए वक्त के साथ साथ वो ताकतवर होती जाएगी। छोटू के चक्रों की जगह उसके अंतरात्मा ने ले ली थी, जो चक्रों के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर थी। एक तरह से देखा जाए तो बेहद ताकतवर हमला करने के लिए छोटू को पहले जिन शक्तियों की जरूरत पड़ती थी, अब उसे उसकी महज आधी शक्ति लगती। चक्र और अंतरात्मा के बीच इतना बड़ा फासला था, छोटू को अपने शरीर में बेइंतहा शक्तियां महसूस होती जा रही थी, जिसे महसूस कर वो खुशी से पागल होने लगा। तभी अचानक छोटू ने महसूस किया कि जिस पड़ाव पर वो रुका हुआ था, उसकी मौजूदा शक्तियां उस पड़ाव को भी पार करने लगी थी। ये देखकर छोटू समझ गया कि ये वक्त अब निर्वाण पड़ाव को पार करने का था। छोटू को समझ आ रहा था कि काले रंग की आग ने उसे लपेट लिया था, जैसे कि हर बार निर्वाण पड़ाव पार करते वक्त होता था। लेकिन अब जो कि छोटू की अंतरात्मा तैयार हो गई थी, तो छोटू के लिए ये काम पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा था। देखते ही देखते छोटू ने अपनी बंद आंखें खोलनी शुरू की
जिसके बाद उसकी नजर सीधे आसमान की तरफ गई। वहां छोटू को तूफान के बादल मंडराते नजर आने लगे थे, जिसमें से बिजलियों की गर्जन भी सुनाई दे रही थी। ये बिजली की गर्जन काफी दूर तक सुनाई दे रही थी, क्योंकि छोटू अपने तांत्रिक पड़ाव को भी पार करने की कोशिश में लग गया था। ये गर्जन थी बिजली इम्तिहान की, अब जो कि छोटू को आदत सी हो गई थी एक साथ 2 इम्तिहान देने की, इसलिए छोटू ऐसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी उसके माथे से काले रंग का एक प्राचीन निशान बाहर निकला, जो एक बड़े से गड्ढे में बदलकर उसके सिर के ठीक ऊपर आ गया। ऐसा करते हुए वो उसे बिजली के हमलों से बचाने के लिए तैयार हो गया। छोटू जानता था कि बस थोड़े वक्त की और बात थी, जिसके बाद वो एक साथ दोनों पड़ाव पार करने में कामयाब हो जाएगा। अब बस उसे इंतजार था उस खुशी से भरे वक्त का। तो क्या होगा जब छोटू दोनों पड़ाव पार करने में होगा कामयाब, और वापस लौटने पर कैसे मिलेगा वो लीडर महेंद्र से, जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।